हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करते हैं फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई क्लास में। जितने भी स्टूडेंट्स बिहार या फिर भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, आपने यदि मेजर पेपर में, माइनर पेपर में या फिर एमडीसी पेपर में, इस तीनों में से किसी भी पेपर में हिस्ट्री सब्जेक्ट रखा है तो आप लोग क्लास को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि बच्चे आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हिस्ट्री का यूनिट नंबर सेकंड। इससे पहले मैंने आपको यूनिट नंबर फर्स्ट का कंप्लीट क्लास प्रोवाइड कर दिया है, महामैराथन क्लास प्रोवाइड कर दिया है, जिसमें आपको यूनिट नंबर फर्स्ट में जितने भी टॉपिक कवर करने थे उन सभी टॉपिक को काफी आसान भाषा में मैंने कवर किया है। अगर आप लोगों ने क्लास नहीं देखा है बच्चे, तो डिस्क्रिप्शन में आपको सभी क्लास का लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहां से क्लास को जरूर देख लेना। अब आइए बात करते हैं हम लोग यूनिट नंबर सेकंड की। बच्चे यूनिट नंबर सेकंड में आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या क्या पढ़ना है, तो भारत के ज्ञान परंपरा और कला संस्कृति के बारे में पढ़ने हैं। इसमें टोटल जो है 4 टॉपिक के माध्यम से हम लोग इस टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है, 4 टॉपिक, जिससे आपका क्या हो जाएगा, यूनिट नंबर सेकंड खत्म हो जाएगा। चारों टॉपिक कौन कौन सा है बच्चे, तो सबसे पहला है आपका लिपि और भाषा का विकास। कहने का तात्पर्य यहां पर यह है कि भारत में किस प्रकार से लिपि का विकास हुआ, कैसे भाषा का विकास हुआ। आपको पता है कि भारतीय संविधान की जो मान्यताएं हैं उसमें भारत में 22 भाषाओं को मान्यताएं दी गई है। अब बताइए, इतने ज्यादा भाषाओं का विकास क्रम जो है क्या रहा है, हम आज के इस क्लास में काफी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इसके बाद दूसरा टॉपिक बच्चे भारत की कला और संस्कृति की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। भारत के शिक्षा प्रणाली के बारे में तीसरा टॉपिक में पढ़ेंगे, जैसे कि आपके तक्षशिला विश्वविद्यालय हो जाता है, आपकी नालंदा विश्वविद्यालय हो जाता है। इस तरीके से आपको कई सारे यूनिवर्सिटीज जो कि आपके बिहार के अंतर्गत आते हैं, उन सभी यूनिवर्सिटीज के बारे में पढ़ेंगे। जो आपके भारत के अंतर्गत आते हैं उन सभी के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद बच्चे जो है आपके चौथे टॉपिक में देखना है नैतिकता और सामाजिक मूल्य की प्रणाली। तो ये 4 टॉपिक 4 क्लास में ही खत्म करेंगे हम। ठीक है, तो आज की क्लास जो कि हम पहले टॉपिक पर चर्चा करते हैं। पहला टॉपिक में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो लिपि का विकास, और सबसे बाद में देखेंगे बच्चे हम लोग भाषा का विकास। ठीक है, लिपि और भाषा का विकास, ये दोनों हम आज ही खत्म करने वाले हैं। तो क्लास थोड़ी सी लंबी हो सकती है, बस आपको धैर्य से चीजों को सुनना है, समझना है। इतिहास को रटने वाली जो प्रणाली है बस इसको छोड़ देना है। मैं आपको जो समझा रहा हूं, मेरी कोशिश रहती है कि जो भी पढ़ाऊं बच्चे आपको समझा के पढ़ाऊं, ताकि आपको रटना ना पड़े। वैसे भी इतिहास अपने आप में एक बोरिंग सब्जेक्ट है बच्चे, ठीक है, लेकिन अगर आप इसे समझकर पढ़ते हो तो बहुत मजा आएगा। तो चलिए, एक बार सेशन को शेयर नहीं किए हैं, अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर कर देना। सेशन को लाइक नहीं करे बच्चे, लाइक करके, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। आइए हम लोग टॉपिक को डिस्कस करते हैं। तो इस क्रम में देखेंगे बच्चे सबसे पहले हम लोग लिपि के बारे में। ठीक है, यहाँ क्या लिखा है क्या ना लिखा है इस पर आपको बिल्कुल फोकस नहीं करना है। मैं जो बताने जा रहा हूं बस आप इसको ध्यान से सुनिए, आपको सभी चीजें अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहां पर एक टॉपिक हमारे पास आया बच्चे, क्या, लिपि। अब लिपि के पहले हम अर्थ को समझेंगे, इसके बाद बच्चे अर्थ से इसकी हम लोग परिभाषा निकालेंगे। ठीक है, अगर हम बात करते हैं लिपि के अर्थों की, तो लिपि का जो शाब्दिक अर्थ होता है प्यारे बच्चे, वह होता है लेखन शैली। क्या होता है, लेखन शैली, यानी कि किसी भी बातों को लिखना, जिस शैली में लिखा जाता है वही प्यारे बच्चे आपका लिपि कहलाता है। समझ गए ना। जैसे कि प्राचीन समय की अगर हम बात करते हैं तो उस समय लोग अपनी बातों को, अपनी विचारों को रख तो पाते थे, लेकिन बोलकर रख पाते थे, क्योंकि उस समय जो है लिपि का विकास क्रम नहीं हो पाया था, लिपि विकसित नहीं था, तो वो बोलकर अपनी बातें रख पाते थे। अब बोलकर अगर कोई बातों को रख दिया जाए तो वह ज्यादा समय तक नहीं रह पाता है कि नहीं। जैसे मान लीजिए आज बहुत सारे ऐसे साक्ष्य जो कि आपको यूनिट नंबर फर्स्ट में मैंने पढ़ाया था, वहां पर आप लोगों ने देखा बच्चे कि बहुत सारे ऐसे साहित्यिक स्रोत हैं, बहुत सारे ऐसे पुरातात्विक स्रोत हैं, जिसके माध्यम से हमें प्राचीन भारत के बारे में जानकारी मिल पाती है। तो वह जो है लिखावट तौर पर हमें उपलब्ध है। लेकिन वही बताइए, अगर कोई व्यक्ति जो है उसको बोलकर सिर्फ चला गया होता यहां से, तो फिर तो वो खत्म हो गई होती, है कि नहीं। तो इसीलिए जरूरत पड़ी लेखन शैली की, और लेखन शैली से क्या होता है बच्चे, तो लिपि का विकास हो जाता है। समझ गए ना। चलिए, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको लेखन या फिर कहे तो लिपि का अर्थ समझ में आ गया होगा कि लिपि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। वैसे आपसे यह ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, इस बात को याद रखिएगा। अब देखो, यहीं से इसकी परिभाषा निकल के आ जाती है। जैसे देखिए, अभी मैंने बोलने की बात कही थी, तो बोलने से क्या निकलता है, ध्वनि निकलता है। ठीक है, अब इस ध्वनि को अगर हमें व्यक्त करना है
तो इसको व्यक्त करने के लिए हम जिस चिन्हों का उपयोग करते हैं, जिस संकेतों का उपयोग करते हैं, यही प्यारे बच्चे आपका क्या कहलाता है? तो सर जी लिपि कहलाता है। समझ गए ना? लिपि किसको कहेंगे? तो एक बार आप लोग कमेंट में लिखिएगा फटाफट से, सर ध्वनियों को व्यक्त करने के लिए जिस चिन्हों या फिर जिस संकेतों का हम उपयोग करते हैं वही हमारा लिपि कहलाता है। और इसके माध्यम से ही बच्चे क्या हो पाता है, हमारे लेखन की कला जो है यह संभव हो पाती है। अगर ये नहीं होता तो लेखन की कला संभव नहीं हो पाता। ठीक है बच्चे, लेखन की कला संभव होने के लिए क्या जरूरी हो गया? आपका लिपि जरूरी हो गया। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको लिपि की परिभाषा, लिपि का जो शाब्दिक अर्थ है, ये दोनों समझ में आ गया होगा। एक बार आप लोग कमेंट करके बताना गुरुजी समझ में आया कि नहीं आया। चलिए आगे देखेंगे, अगला टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। अभी तो आपने सिर्फ अर्थ और परिभाषा को समझा है। अब आइए जानते हैं हम लोग कि भारत में लिपि का विकास कैसे होता है। तो भारत में लिपि के विकास के क्रम को देखेंगे बच्चे, तो आप इसे 4 चरण में बांटकर पढ़ सकते हो। ठीक है, चरण नंबर 1, चरण नंबर 2, 3 और 4। ये 4 चरण अगर आप अच्छे से समझ जाते हो तो आप अच्छे तरीके से समझ जाओगे कि कैसे भारत में लिपि का विकास होता है। आइए हम पहले चरण पर बात करते हैं। ठीक है, पहले चरण की बात करेंगे बच्चे, तो देखो पहले चरण को जानने से पहले तो ये समझ लीजिए कि भारत में जो लिपि का विकास रहा है, इसका जब इतिहास देखिएगा ना तो आपको बहुत बड़ा इतिहास देखने को मिलेगा। क्योंकि पहले ही मैंने बताया है भारत में लगभग जो है 22 अलग अलग प्रकार की भाषाएं हैं और ये सभी भाषाएं जो है अलग अलग लिपियों में लिखी गई है। अब इन लिपियों को अगर पढ़ना है तो स्वाभाविक सी बात है कि इसका इतिहास क्रम जो है काफी लंबा होगा कि नहीं? तो भारत में लिपि के विकास का जब इतिहास देखा जाता है तो काफी लंबा और काफी जटिल पाया जाता है। लेकिन इतनी जटिलता होने के बाद भी हम इसके पहले चरण में देखेंगे कि भारत में जो सबसे पहले लिपि का विकास होता है बच्चे, वह आपके ब्राह्मी लिपि का विकास देखा जाता है। कौन सी लिपि? तो आप कहोगे गुरुजी ब्राह्मी लिपि का विकास देखा जाता है। अब इस ब्राह्मी लिपि को बच्चे एक बात और याद रखिएगा कि अधिकांश भारत की जो लिपियां हैं उसकी जननी मानी जाती है। आप याद रखना, इसको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। जैसे पूछेगा बताइए कि भारत के अधिकांश लिपियों की जननी किस लिपि को कहा जाता है, तो आप कहोगे गुरुजी ब्राह्मी लिपि को कहा जाता है। समझ गया ना? अब देखो ये ब्राह्मी लिपि, ये तो समझ में आ गया कि सबसे पहला बार कौन आया भाई? ब्राह्मी लिपि भारत में आता है। कब आता है इस बात को याद रखेंगे तो सिंपल सा बात कह सकते हो आप कि 3री शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के 3री शताब्दी के बीच में जो दक्षिण भारत और श्रीलंका के बीच के क्षेत्रों में जो है जो लिपि का विकास देखा जाता है वही आपका ब्राह्मी लिपि कहलाता है। ठीक है, क्या क्या याद रखोगे? आप आराम से कह सकते हो कि 3री शताब्दी ईसा पूर्व। ठीक है, 3री शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के बच्चे 3री शताब्दी के बीच में दक्षिण भारत में, भारत के दक्षिणी क्षेत्र में और साथ में जो है श्रीलंका के क्षेत्रों में क्या होता है तो आपके ब्राह्मी लिपि का उपयोग होता है। ब्राह्मी लिपि जो कि पहले जो है आपके सेमेटिक लिपि के अंतर्गत आता था। किस पर आता था बच्चे? सेमेटिक लिपि, जिसको सेमेटिक लिपि को हम लोग अरामाइक लिपि के रूप में भी जानते हैं। कौन सी लिपि के रूप में? अरामाइक लिपि के रूप में भी जानते हैं, इस बात को याद रखिएगा। चलिए, तो ये पहला क्रम था। पहला क्रम में आप लोगों ने क्या देखा, तो एक बार और रिपीट करेंगे, देखिए अच्छे से समझिए चीजों को। पहला क्रम में देखा कि भाई ब्राह्मी लिपि आता है। ठीक है, क्या आता है? ब्राह्मी लिपि आता है। ब्राह्मी लिपि को कब देखा जाता है तो आप कहोगे सर 3री शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के जो है 3री शताब्दी के बीच में। कहां देखा जाता है तो आप कहोगे सर दक्षिणी भारत से लेकर के जो है आपके श्रीलंका के क्षेत्रों के बीच में इस लिपि का विकास देखा जाता है। जो कि पहले क्या होता है तो यह आपके सेमेटिक लिपि के अंग होते हैं। किसके अंग होते हैं बच्चे? सेमेटिक लिपि पर आधारित होता है। सेमेटिक लिपि जिसे हम लोग जो है अरामाइक लिपि के रूप में जानते हैं। किसके रूप में जानते हैं? अरामाइक लिपि के रूप में जानते हैं। ठीक है, अब देखो इसके बाद दूसरा चरण आता है। दूसरा चरण में प्यारे बच्चे जो है आपके गुप्त लिपि का विकास होता है। दूसरा चरण नंबर 2 याद रखिएगा। कौन सी लिपि का विकास होता है तो आप कहोगे सर गुप्त लिपि का विकास होता है। ठीक है, अब इस गुप्त लिपि को कब से कब तक देखा जाता है तो सिंपली याद रखोगे क्या कहते हैं 4ठी शताब्दी से लेकर के जो है आपके 6ठी शताब्दी तक। ठीक है, 4ठी शताब्दी से लेकर के आपके 6ठी शताब्दी तक आपके उत्तर भारत के क्षेत्र में क्या होता है तो इस गुप्त लिपि का जो है विकास क्रम देखा जाता है, जो आपके गुप्त वंश से संबंधित था। हालांकि ये कहा जाता है कि जो आपकी गुप्त लिपि है, यह गुप्त लिपि जो है आपके पुरानी ब्राह्मी लिपि से लिया गया है। कौन सी लिपि से बच्चे? पुरानी ब्राह्मी लिपि से लिया गया है। तो बस इतना बात याद रखेंगे। 2 नंबर चरण में क्या क्या याद रखोगे? 2 चरण में आपका गुप्त लिपि का विकास होता है। गुप्त लिपि जो कि आपके 4ठी शताब्दी से लेकर के 6ठी शताब्दी तक देखा जाता है। ठीक है, जो कि उत्तर भारत में देखा जाता है और यह जो है आपके पुरानी ब्राह्मी लिपि से लिया गया है।
क्लियर है इतना? चलिए, इसके बाद जो है आपका तीसरा चरण स्टार्ट होता है। तीसरा चरण में बच्चे जो है आपके देवनागरी लिपि को देखा जाता है ना। तीसरा चरण में क्या देखने को मिलता है? तो आप कहोगे सर तीसरा चरण में जो है देवनागरी लिपि देखने को मिलती है, जो कि 7वीं शताब्दी से लेकर के 13वीं शताब्दी के बीच में, यह भी आपके उत्तर भारत में ही देखा जाता है। कहां देखा जाता है प्यारे बच्चे? उत्तर भारत में। और ये जो आपका देवनागरी लिपि है, यह अभी जो आपने सेकंड चरण में गुप्त लिपि देखा था, तो पूर्ववर्ती गुप्त लिपि से जो है प्यारे बच्चे किसका विकास होता है? तो पूर्ववर्ती गुप्त लिपि से आपके देवनागरी लिपि का विकास होता है। बस ये 3 बात याद रखोगे। पहला बात, तीसरा चरण जो है देवनागरी लिपि का था। देवनागरी लिपि जो है आपके 7वीं से 13वीं शताब्दी के बीच में उत्तर भारत में देखा जाता है, और यह जो है प्यारे बच्चे आपके पूर्ववर्ती गुप्त लिपि से क्या होता है? विकसित होता है। इसके बाद आखिरी चरण जो कि आपके इतिहास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चरण रहा था, जिस चरण में आपके बांग्ला लिपि का विकास होता है, या आप कह सकते हो बंगाली लिपि का विकास होता है। कौन सी लिपि का बच्चे? बंगाली लिपि का विकास होता है। और यह बंगाली लिपि जो है आपके 14वीं सदी से लेकर के 19वीं सदी तक देखा जाता है। ठीक है, ये बात याद रखना। अब आपका जो बंगाली लिपि है बच्चे, यह कहां से आता है? तो आप कहोगे सर यह जो पहले का देवनागरी लिपि था, ठीक है, पहले का देवनागरी लिपि से ही इसका विकास देखने को मिलता है। तो इस तरीके से भारत में जो है अलग अलग लिपियों का विकास हुआ। और आपने क्या देखा यहाँ पर? देखो, यहाँ पर जो आपके सेमेटिक लिपि थी, ठीक है, सेमेटिक लिपि से जो है कहानी शुरू होता है, और फिर जो है यह एक प्रकार से एक भाषा का परिवार बना लेता है, जिसको भारोपीय भाषा परिवार के नाम से जाना जाता है। और इसमें आपको अनेकों प्रकार की भाषाएं देखने को मिलती है। तो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आपको बच्चे जो है भारत में लिपि के विकास का जो क्रम रहा है, ये क्रम अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार आप लोग कमेंट करके बताना। हालांकि ये नोट्स वगैरह तो मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा, लेकिन नोट्स से क्या होता है, आपको रटना पड़ेगा, लेकिन आपको क्या करना है? समझना है। रटने वाली कोई चीज नहीं होनी चाहिए। रटा रटंती में भाई भूल जाओगे। ये इतिहास है, इतना बोरिंग सब्जेक्ट है। अगर तुम लाइन बाय लाइन पढ़ने की कोशिश करोगे ना, तो तुम्हारा दिमाग काम करना बंद कर देगा। समझे कि नहीं? इसीलिए इसको समझिए। अगर चरण दर चरण चीजों को समझ जाते हैं, तो आपको आराम से जो है आंसर लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आराम से आंसर लिख लोगे। चलिए आगे देखेंगे बच्चे, आगे टॉपिक क्या है? तो हम लोग यहां पर देखने वाले हैं अब कि भारत की जो कुछ प्रमुख लिपियां हैं। हालांकि वैसे लिपियों की बात करेंगे तो बहुत सारी लिपियां, जैसे 15-16 लिपियां आपको देखने को मिलती है, लेकिन आपके सिलेबस में जो है इतने सारे लिपियों के बारे में बिल्कुल चर्चा नहीं करना है। कुछ चंद लिपियों के बारे में, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था, देखो यहाँ पर शुरुआत में बताया था, जैसे ब्राह्मी लिपि हो गया, खरोष्ठी लिपि हो गया, संस्कृत हो गया, पाली हो गया, प्राकृत हो गया और अभ्भट हो गया। बस आपको इतने पढ़ना है, जो आपका सिलेबस कहता है उतना पढ़ना है। वैसे मैंने यहाँ पर देखिए तो सिंध लिपि के बारे में, ठीक है, ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठी लिपि, संस्कृत, पाली, प्राकृति, मगधी, ये सारी लिपि मैंने बताया है, जो कि भारत की जो है प्रमुख लिपियों में से एक मानी जाती है। इसके अतिरिक्त भी आपको भारत में बहुत सारी लिपियां देखने को मिलती है, लेकिन आइए हम सबसे पहले बात करते हैं इसमें सिंध लिपि की। किसकी बात करेंगे बच्चे? सबसे पहले सिंध लिपि की। सिंध लिपि जो है प्यारे बच्चे, देखो नाम से स्पष्ट है, सिंध मतलब सिंधु नदी, ठीक है, सिंध मतलब प्यारे बच्चे आप कहोगे सर सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंपल सी बात याद रखना कि वैसी लिपि जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित थी। कौन सी सभ्यता से बच्चे? सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित थी। यहाँ के लोगों के द्वारा जो भी बातें बोली जाती थी और फिर उसको लेखन शैली में कन्वर्ट किया जाता था, यही लेखन शैली जो है प्यारे बच्चे आपके सिंध लिपि के नाम से जाना गया। किस लिपि के नाम से बच्चे? आप कहोगे सर सिंध लिपि के नाम से जाना गया। इस सिंध लिपि को बच्चे जो है चित्राक्षर लिपि भी कहा जाता था। मतलब चित्रों के माध्यम से, किसके माध्यम से बच्चे? चित्रों के माध्यम से आपके सिंध लिपि को क्या किया जाता था? तो दर्शाया जाता था। इसीलिए जो है इसे चित्राक्षर लिपि के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है? तो आप लोग सिंध लिपि के बारे में बिल्कुल आराम से लिख सकते हो कि सिंधु घाटी सभ्यता जैसे उपमहाद्वीप प्रदेश में जो है क्या होता है, तो बच्चे आपकी एक लिपि का विकास होता है, ठीक है। और ये जो आपकी लिपियां थी काफी अनूठी लिपि थी, इसमें आपको बहुत सारी विशेषताएं देखने को मिलती है। मैं आगे जो है इसकी विशेषता पर भी चर्चा करूंगा, लेकिन फिलहाल देखिए तो इसमें काफी सारी विशेषता देखने को मिली थी। इसके साथ साथ जो है सिंध वासियों ने क्या किया, तो जो भी चीजें बोला और उसको अपने लेखन शैली में व्यक्त किया, उसी को सिंध लिपि कहा गया, है ना, या सिंधु लिपि भी कह सकते हो। इसको चित्र के माध्यम से ज्यादातर व्यक्त किया जाता था, इसीलिए जो है इसे चित्राक्षर लिपि के नाम से भी हम लोग जानते हैं। चलिए आगे देखेंगे बच्चे, तो आपका जो ये सिंध लिपि है, यह सिंध लिपि जो है आपके ब्राह्मी लिपि का अग्रदूत माना जाता है। अग्रदूत कहने का मतलब है कि ब्राह्मी लिपि जो आती है यह आपके सिंध लिपि से ही आती है। कहां से आती है?
सिंध लिपि से। हालांकि मैंने आपको पहले बताया था कि भारत में जो है क्या देखा जाता है, सबसे पहली बार आपका ब्राह्मी लिपि देखा जाता है। ठीक है, तो ये जो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी प्यारे बच्चे, यह आपके पूरे महाद्वीप से रिलेटेड थी। इसलिए यहां पर हम लोग भारत के बारे में जब जानेंगे तो यही कहेंगे कि भारत में सबसे पहली बार जो है ब्राह्मी लिपि का विकास क्रम देखा जाता है। और अधिकांश भारत की जो लिपियां हैं उसकी जननी किसको मानी जाती है, तो ब्राह्मी लिपि को ही मानी जाती है। ठीक है, वैसे इस बात को भी आप याद रखोगे कि ब्राह्मी लिपि का जो अग्रदूत माना जाता है बच्चे, वो किसको माना जाता है, आप कहोगे सर सिंधु लिपि को या फिर सिंध लिपि को माना जाता है। देख रहे हैं यहाँ पर फिगर में जो आपको कुछ चित्र वाला जो लिपि दिख रहा है, देख रहे हो यहाँ पर चित्र जो है, ठीक है, इन सभी चित्रों के माध्यम से क्या किया जाता था, तो लिपि का विकास देखा गया सिंध लिपि में। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे बच्चे। तो इस लिपि का उपयोग जो है प्राचीन सिंधु सभ्यता में किया गया था, इसलिए जो है इसे सिंधु लिपि के नाम से जाना जाता है। और यह एक ऐसी लिपि थी जिसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है। आखिर लिपि के माध्यम से क्या लिखा गया उस समय, जिसको आज तक नहीं पढ़ा गया है। क्लियर है, तो एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन आप सिंधु लिपि के बारे में लिख सकते हो। चलिए आगे इसकी विशेषताओं की बात करते हैं। तो देखो इसमें कुछ कॉमन सी विशेषताएं थी, एक दो विशेषताएं जिसके माध्यम से आप इसको समझ सकते हो। इसमें अगर बात करें विशेषताओं की, तो आप देखोगे कि इसके विभिन्न ध्वनियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए जो है डॉट्स का प्रयोग किया गया है, डैश का प्रयोग किया गया। देख रहे हो यहाँ पर देखिए, जैसे कि ये आपको लिपि दिखने को मिल रही है, इस लिपि में आप देखिएगा तो ज्यादातर जो है डॉट्स का, बिंदु का, ठीक है, डॉट्स का या फिर डैश का प्रयोग किया गया है। इसके साथ साथ जो है इसमें स्वरों का उपयोग करने वाला जो है स्वरों का उपयोग भी किया गया है, अर्थात हम कहे तो इसको जो है स्वर का उपयोग करने वाला जो है पहला लिपि के नाम से भी जाना जाता है। मतलब पहली बार जो है इस लिपि में क्या होता है बच्चे, स्वर का उपयोग होता है, स्वर ध्वनि का या स्वर लिपि का कहे, स्वर वर्ण का कहे। ठीक है, इसका उपयोग सबसे पहले कहां पर देखने को मिलता है, तो आप कहोगे सर सिंधु लिपि में देखने को मिलती है। तो ये दो प्रमुख विशेषताएं आपको किसके बारे में याद रखना है, सिंधु लिपि के बारे में याद रखना है। तो मैं उम्मीद करूंगा आपको सिंधु लिपि के बारे में चीजें समझ में आ गई है। एक बार कमेंट करके बताना सिंधु लिपि क्या है, सिंधु लिपि की विशेषताएं क्या है ना। चलिए आगे देखेंगे। सिंधु लिपि के बाद ब्राह्मी लिपि आ जाता है, क्योंकि मैंने अभी बताया कि भाई सिंधु लिपि जो है आपके ब्राह्मी लिपि का अग्रदूत है। तो आगे आप किसको लेके आएगा, ये आगे लेके आएगा ब्राह्मी लिपि को। किसको लेके आएगा बच्चे, ब्राह्मी लिपि को। अब सुनिए ब्राह्मी लिपि की कहानी। ब्राह्मी लिपि का कहानी बड़ा ही जो है खतरनाक है। जैसे बात करें, देखिए एक रचना है ललित विस्तार। ठीक है, क्या है बच्चे, ललित विस्तार नाम की एक रचना है जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ है। ठीक है, इस धर्म से संबंधित है बच्चे, बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ है। इस बौद्ध ग्रंथ में प्यारे बच्चे आपके 64 प्रकार की लिपियों के बारे में बताया गया है। कितनी लिपियों के बारे में, आप कहोगे गुरुजी 64 प्रकार की लिपि के बारे में बताया गया है। इन 64 लिपियों में से जो सबसे पहला नाम आता है वह ब्राह्मी लिपि का ही आता है। ठीक है, और दूसरे नंबर पर जो नाम आता है वो आपका आता है खरोष्ठी लिपि का। ठीक है, तो देखिए यहां पर हम सबसे पहले ब्राह्मी लिपि को देखेंगे, फिर बाद में चलकर जो है हम लोग खरोष्ठी लिपि को भी पढ़ेंगे। आइए बात करते हैं हम लोग ब्राह्मी लिपि की। तो ब्राह्मी लिपि जो है भारत की प्राचीन लिपियों में से बच्चे जो है यह एक माना जाता है, जिसको हम लोग बाएं से दाएं लिखते हैं। बाएं से दाएं कहने का मतलब देखो, इधर से शुरुआत करते हैं और इधर लिखते की तरफ चले जाते हैं। तो ये आपका जो है आपका क्या हो जाएगा, ब्राह्मी लिपि हो जाएगा। और इस बात को याद रखिएगा, जितना भी यहाँ पर हाईलाइटेड पॉइंट से बच्चे, यह सब आपसे ऑब्जेक्टिव में बहुत काम आने वाला है। समझ गए ना, आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा आ सकता है कि ब्राह्मी लिपि को लिखा जाता है बाएं से दाएं या दाएं से बाएं, है ना, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर। तो आप कहोगे गुरुजी ब्राह्मी लिपि को जो है ब से ब्राह्मी और ब से बाएं, ब से ब्राह्मी और ब से बाएं, अर्थात बाएं से इसे दाएं लिखा जाता है। समझ गए, ब्राह्मी लिपि से ही क्या होता है, तो एशियाई काफी सारी लिपियों का विकास होता है। एशिया के अंतर्गत जो है काफी सारी लिपि देखने को मिलती है। ब्राह्मी लिपि की अगर हम बात करते हैं तो देखो, यह ब्राह्मी लिपि जो है यहाँ पर आप फिगर में देख रहे हो, इसको लिखा किसके द्वारा गया, आखिर इसका नाम ब्राह्मी लिपि क्यों पड़ा। तो वैसे तो कई सारे ऐसे साक्ष्य बच्चे जिनका मानना है कि यह लिपि जो है ब्रह्मा जी के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा, ब्रह्मा जी के द्वारा लिखा गया, इसीलिए जो है इसका नाम ब्राह्मी लिपि रखा गया। लेकिन देखिए कुछ साक्ष्य ऐसे भी हैं, वो बताते हैं कि भगवान ऋषभ देव नाम के एक क्या थे, तो भाई साहब आपके देवता थे ऋषभ देव। ठीक है, ऋषभ देव जो कि जैन धर्म के तीर्थंकर माने जाते हैं, है ना, उनकी पुत्री जिसका नाम था ब्राह्मी। क्या नाम था बच्चे, आप कहोगे सर ऋषभ देव की पुत्री का नाम था ब्राह्मी। और ब्राह्मी को क्या किया गया, ऋषभ देव के द्वारा जो है अंकों का ज्ञान यानी कि अक्षरों का ज्ञान दिया गया। जब उसे अक्षरों का ज्ञान हो जाता है तो फिर ब्राह्मी के द्वारा क्या की जाती है, तो एक लिपि का निर्माण किया जाता है।
और यही लिपि जो है बाद में चलकर ब्राह्मी लिपि के नाम से जाना जाता है। समझ गए? तो ये भी इतिहास रहा है। ऐसे भी कुछ साक्ष्य जानकारी देते हैं। कुछ साक्ष्य जो है आपको ब्रह्मा जी के बारे में बताता है, कुछ साक्ष्य जो है ब्राह्मी के बारे में बताता है, जो भगवान श्री ऋषभ देव जी की पत्नी पुत्री थी, है ना, उसके बारे में बताता है। चलिए, इसका अगर साक्ष्य का प्रमाण देखेंगे तो बच्चे यह जैन धर्म का देन माना जाता है, और जिसका सबसे पहला प्रयोग या उदाहरण जो है बच्चे आपको अशोक के अभिलेख से देखने को मिलता है। कौन से अभिलेख से? अशोक। ठीक है, अशोक बताइए किस साम्राज्य से संबंधित था? एक बार आप लोग कमेंट करके बताना भाई, अशोक का संबंध जो है यह किस साम्राज्य से था? तो आपके जो है अशोक के अभिलेख से जो है ब्राह्मी लिपि का साक्ष्य देखने को मिलता है। वैसे अगर हम बात करें कि आधुनिक समय में जो है इसको सबसे पहली बार किसके द्वारा पढ़ा जाता है? प्रेजेंट टाइम में जो अभी आधुनिक काल चल रहा है, इस आधुनिक एरा में प्यारे बच्चे जो है यह किसके द्वारा सबसे पहली बार पढ़ा जाता है? तो 1837 ईस्वी में एगो अंग्रेज अधिकारी था, जो कि आपके जो है जिसका नाम था जेम्स प्रिंसेप। क्या नाम था बच्चे? जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप जी जो है उड़ीसा में एक सांची का स्तूप है। उड़ीसा में क्या है बच्चे? सांची का स्तूप है। इस सांची के स्तूप पर दान शब्द को लिखा पढ़े थे। ठीक है, कौन सा शब्द पढ़े थे? दान शब्द लिखा गया था सांची के स्तूप पर, जिसको सबसे पहली बार जो है 1837 ईस्वी में आधुनिक काल में जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया, जो कि एक अंग्रेज अधिकारी थे। क्लियर है बच्चे? तो इस तरीके से आप लोग जो है किसके बारे में लिख सकते हैं? तो ब्राह्मी लिपि के बारे में लिख सकते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को ब्राह्मी लिपि की कहानी समझ में आ गई होगी। जनरली आप कुछ भी नहीं याद रखोगे, ज्यादा चीजें याद रखने की जरूरत नहीं है। बस इतना याद रखोगे कि जो ब्राह्मी लिपि थी, ब्राह्मी लिपि जो है आपके ललित विस्तार नाम की एक बौद्ध ग्रंथ रचनाएं हैं, जिसमें 64 लिपियों के बारे में बताया गया है। उसमें सबसे पहला नाम आपका ब्राह्मी लिपि का आता है। ठीक है, इसके बाद खरोष्ठी लिपि का आता है। ब्राह्मी लिपि भारत की प्राचीन लिपियों में से एक मानी जाती है, जिसको बाएं से दाएं लिखा जाता है ना। इस लिपि से जो है काफी सारे एशिया की लिपियों का विकास होता है। अब इसके इतिहास की बात करेंगे तो बहुत सारे साक्ष्य जो हैं ऐसा बताते हैं कि भाई ब्रह्मा जी के द्वारा इसे लिखा गया था, इसलिए जो है इसको ब्राह्मी लिपि कहते हैं। और बहुत सारे साक्ष्य बताते हैं कि भगवान श्री ऋषभ देव, जो कि जैन धर्म से संबंधित थे, उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था ब्राह्मी। ब्राह्मी को अक्षर का ज्ञान होता है, तो वह लिपि लिखती है। ठीक है, एक लिपि का निर्माण करती है, और यही लिपि जो है क्या कहलाता है बच्चे? तो आपके ब्राह्मी लिपि के नाम से जाना जाता है। समझ गया ना? और इसका जो प्रमाण देखिएगा तो आपको देखने को मिलता है कि अशोक का जो अभिलेख है, अशोक के अभिलेख से इसका प्रमाण देखने को मिलता है। प्राचीन समय में इसको जो है प्राचीन कहते हैं, आधुनिक समय में जो है इसको 1837 ईस्वी में जो है एक अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम था जेम्स प्रिंसेप जी के द्वारा पढ़ा गया। कहां पर पढ़ा गया? तो आप कहोगे सर उड़ीसा में एक सांची का स्तूप है, सांची के स्तूप पर दान शब्द लिखा गया था, जिसको जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा और बताया कि यह ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। समझ गया ना? तो इस तरीके से आप लोग ब्राह्मी लिपि के बारे में लिख सकते हैं। आगे हम लोग ब्राह्मी लिपि की विशेषताओं की बात करेंगे। तो सिंपली आप याद रखोगे, ब्राह्मी लिपि सबसे पहला बात तो बाएं से दाएं तरफ लिखा जाता है। इसके बाद देखिएगा तो इसमें आपको मात्रा काफी ज्यादा देखने को मिलती है। यहाँ पर देखिए ना, फिगर में आप देखोगे तो आपको काफी सारी मात्राएं देखने को मिलेगी। देख रहे हो? यहाँ पर देखिए तो आपको काफी सारी मात्राएं बच्चे देखने को मिलती है, तो इसलिए इसे जो है मात्रात्मक लिपि के नाम से भी जाना जाता है। किसकी लिपि के रूप में? मात्रात्मक लिपि की संज्ञा भी दी जाती है। इसमें व्यंजन पर मात्रा लगाकर जो है लिखा गया है। जो भी व्यंजन है, व्यंजन वर्ण पर क्या किया गया? मात्रा लगाकर लिखा गया है। साथ में जो है इसमें संयुक्त वर्णों का भी प्रयोग किया गया है। कौन से वर्ण का बच्चे? संयुक्त वर्ण। जैसे मान लीजिए हमें क्या लिखना है? हमें लिखना है श्री। ठीक है, क्या लिखना है बच्चे? स्र लिखना है। अगर स्र लिखना है तो हम लोग क्या लिखते हैं? स हलंत र लिखते हैं कि नहीं? जैसे मान लीजिए अक्ष लिखना है तो अक्ष लिखते हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं? क हलंत ख। ठीक है, क हलंत स, ये वाला स को हम लोग ख भी उच्चारित करते हैं, तो आप इसे ऐसे लिखते हैं, है कि नहीं? तो इस प्रकार के जो है संयुक्त वर्णों का प्रयोग भी आपको ब्राह्मी लिपि में देखने को मिलती है। साथ में इसमें जो है वर्णों का क्रम वही है जो आधुनिक भारतीय लिपि में रहा है ना। आधुनिक भारतीय लिपि में जो अभी वर्तमान समय में वर्णों का क्रम है, वही क्रम आपके ब्राह्मी लिपि में भी देखने को मिलती है। तो ये 5 विशेषताएं आपको याद रखना है। किसके बारे में बच्चे? ब्राह्मी लिपि के बारे में। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ब्राह्मी लिपि जो है अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। एक बार आप लोग कमेंट करके बताना कि ब्राह्मी लिपि आपको अच्छे से समझ में आया। फटाफट से आप लोग कमेंट करके बताइए, क्योंकि कमेंट देखते हैं ना तो हमारे अंदर एक अलग प्रकार का जो है ऊर्जा आता है, और उससे ये पता चलता है कि भाई हमें और भी जो है आपके लिए कितना मेहनत करना चाहिए। आप लोग तो कमेंटे उमेंटे नहीं करते हो यार, ऐसे में कैसे काम चलेगा, है ना? आपका भैया आपके लिए इतना मेहनत कर रहा है, तो आपका दायित्व तो क्या बनता है? आप भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। आप भी जो है कमेंट्स करके बताओ कि हमारी क्लास आपको कैसी लगती है, क्या चीजें आपको अच्छे से समझ में आ रही है या नहीं आ रही है ना?
आगे देखेंगे अगला लिपि। तो अभी आपने देखा था यहां पर मैंने बताया कि बौद्ध धर्म का जो ग्रंथ था ललित विस्तार में पहला नाम ब्राह्मी लिपि का आया, दूसरा नाम किसका आया बच्चे? खरोष्ठी लिपि का, है ना। तो अब हम लोग खरोष्ठी लिपि के बारे में जानते हैं। तो खरोष्ठी लिपि की बात करेंगे बच्चे, तो ब्राह्मी लिपि के बाद जो है आपके भारत की लिपियों में खरोष्ठी लिपि जो है यह काफी ज्यादा प्रसिद्ध माना जाता है और इसका आधुनिक समय में भी काफी ज्यादा उपयोग देखने को मिलती है। इसके नामकरण को लेकर बच्चे जो है खरोष्ठी लिपि जो है इसके नामकरण को लेकर आपके इतिहास में काफी सारे विवाद देखने को मिलते हैं। जो भी इतिहासकार हुए, बहुत सारे इतिहासकार अलग अलग तरीके से जो है इसके नामकरण के संबंध में अपना मत देते हैं। जैसे कि कुछ विद्वान का मानना है कि इसका नामकरण जो है खरोष्ठी नाम के आचार्यों के नाम पर रखा गया है। ठीक है, कौन से ऋषि हैं? खरोष्ठी नाम के ऋषि के नाम पर जो है इस लिपि का नाम खरोष्ठी लिपि रख दिया गया। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि खर पृष्ठी के नाम पर, ठीक है, खर पृष्ठी एक अपभ्रंश भाषाएं हैं, है ना, इसके नाम पर जो है बच्चे क्या है, तो इस खरोष्ठी लिपि का जो है नामकरण कर दिया गया। कुछ विद्वान ऐसे मानते हैं कि गधे के ओठ के आकार पर जो है सिद्ध होता है कि इस लिपि का नाम क्या है बच्चे, तो आपकी खरोष्ठी लिपि है। तो आपने क्या देखा, यहां पर अलग अलग प्रकार से जो है इसके संबंध में मत दिया गया है कि आखिर जो है किस प्रकार से खरोष्ठी लिपि का नामकरण खरोष्ठी किया गया। चलिए आगे देखेंगे बच्चे, तो आपको इसके पश्चात जो है जब ये सारे विवाद इतिहास में देखने को मिलते हैं, इन सभी विवादों के बाद भी जो है विद्वानों ने क्या किया, तो इसको अलग अलग नामों से व्यक्त किया। जैसे कि इसे जो है उत्तरी अशोक लिपि के नाम से भी जानते हैं, कुछ लोग इसे गंधार लिपि, ठीक है, गंधार प्रदेश में जो है इसका विकास क्रम देखा गया था, इसलिए जो है इसे गंधार लिपि के नाम से भी जाना जाता है। और कुछ लोग जो है इसे जो है काबुलियन लिपि के नाम से भी जानते हैं। तो ये सब भी याद रखना, आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि बताइए खरोष्ठी लिपि का दूसरा नाम क्या है, तो गंधार लिपि, या कहोगे काबुलियन लिपि, या कहोगे सर उत्तरी अशोक लिपि, है ना। तो आपने यहाँ पर क्या देखा बच्चे, आपने यहाँ पर देखा कि आपका जो खरोष्ठी लिपि है विद्वानों की मान्यता के अनुसार जो है इसे अलग अलग नामों से संबोधित किया गया है। इसके साथ साथ देखिए, तो इसके साक्ष्यों की बात करेंगे तो आप जो है इसके साक्ष्य के रूप में सम्राट अशोक ने क्या किया था, तो साहबजादी और मनसेहरा के अभिलेख को जो है खरोष्ठी लिपि में लिखाया था। किस लिपि में लिखवाया था बच्चे? साहबजादी और मनसेहरा के अभिलेख को जो है इन्होंने खरोष्ठी लिपि में लिखाया। और खरोष्ठी लिपि को हम लोग दाएं से बाएं की ओर लिखते हैं, दाएं से बाएं, जैसे फारसी लिपि लिखी जाती है। कौन सी लिपि? फारसी लिपि लिखी जाती है बच्चे, जो वर्तमान में उर्दू है, उर्दू भाषा को जैसे लिखते हैं ना, मुस्लिम जब उर्दू लिखते हैं, जो भी बच्चे मुस्लिम होंगे उसको तो पता होगा कि आप लोग क्या करते हैं भाई, इधर से लिखते हैं और इधर से जो है कॉपी के इस तरफ लिखते चले जाते हैं, है कि नहीं। हालांकि मुझे जो है उर्दू आती नहीं है जो मैं कोई शब्द आपको लिखकर दिखाऊं, है ना। चलिए, तो आप बस इतना याद रखोगे कि खरोष्ठी लिपि को फारसी लिपि की तरह जो है दाएं से क्या किया जाता है, तो बाएं लिखा जाता है। जैसे आपने ब्राह्मी में देखा कि उसको बाएं से दाएं लिखा जाता है ना, उसी प्रकार से इसको भी याद रखेंगे आप, खरोष्ठी में दाएं से बाएं लिखा जाता है। चलिए, वर्तमान में अगर बात करेंगे तो इसका जो है विकास क्रम जो है आप देखोगे कि जो भी उत्तर पाकिस्तान का क्षेत्र है ना, भारत का जो, देखिए भारत का कुछ इस प्रकार से आपका मैप है, भारत का आपको यहां से देखेंगे आप कुछ इस प्रकार से, या ऊपरी सिरा देखने को मिलती है, तो यहाँ वाला जो क्षेत्र है ये, इसमें आप देखोगे कि जो उत्तरी पाकिस्तान है, ठीक है, उत्तर के क्षेत्र का जो पाकिस्तान है बच्चे, इन क्षेत्रों में जो है आपके खरोष्ठी लिपि का विकास क्रम देखा जाता है। चलिए, तो इस प्रकार से आप लोग खरोष्ठी लिपि के बारे में बता सकते हैं। एक बार आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्या आप लोगों को खरोष्ठी लिपि के संबंध में ये जो जानकारी मैंने बताया है अच्छे से समझ में आया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, हालांकि पीडीएफ में डाल दूंगा टेलीग्राम पर। चलिए आगे बात करते हैं बच्चे खरोष्ठी लिपि की विशेषता की। खरोष्ठी लिपि के विशेषताओं की बात करेंगे तो सबसे पहले देखिए कितना जानदार शानदार है एकदम खरोष्ठी लिपि। यहाँ पर जो ये फिगर है भाई साहब, आपके लिए काफी ज्यादा जो है खोज करने के बाद मैंने लेकर आया है, तो कहीं ना कहीं आपको इतना सपोर्ट करना तो बनता है भाई, आपके लिए आपका भैया बड़ा मेहनत करता है ना। चलिए, खरोष्ठी लिपि की विशेषताओं की बात करेंगे तो देखिए, इसको तो सबसे पहला बात याद रखेंगे, बाएं से दाएं लिखा जाता है। इसमें टोटल 37 गो वर्ण है। कितने वर्ण है बच्चे? 37 गो वर्ण है टोटल, ठीक है। और साथ में जो है इसमें स्वर का अभाव देखने को मिलता है। जैसे आपने देखा था कि स्वर का सबसे पहला प्रयोग जो है ब्राह्मी लिपि में किया गया। कौन सी लिपि में बच्चे? ब्राह्मी लिपि में किया गया, सॉरी ब्राह्मी लिपि नहीं, सिंध लिपि में। कौन सी लिपि में बच्चे? आप कहोगे सर सिंध लिपि में किया गया। उसी प्रकार से यहां पर देखेंगे आप लोग, तो यहां पर आपको स्वरों का अभाव देखने को मिलता है। साथ में जो है मात्रात्मक शैली भी यहां पर देखने को नहीं मिलती है। मात्रात्मक शैली आपके ब्राह्मी लिपि में देखने को मिला था, है कि नहीं, लेकिन आपके खरोष्ठी लिपि में मात्रात्मक शैली देखने को नहीं मिलती है।
आपने देखा कि ब्राह्मी लिपि में संयुक्ताक्षर वर्णों का प्रयोग था, लेकिन आपके जो खरोष्ठी लिपि है बच्चे, यहाँ पर संयुक्ताक्षर वर्णों का भी जो है अभाव देखने को मिलता है। समझ गया ना, कौन कौन सी चीजों का अभाव? तो सबसे पहला बात स्वर का अभाव है ना, सबसे पहला बात किसका अभाव बच्चे? यहाँ पर स्वर का अभाव, दूसरा बात मात्रा का अभाव, और तीसरा बात जो है यहाँ पर संयुक्त वर्णों का अभाव। ये तीन अभाव जो है आपके खरोष्ठी लिपि में देखने को मिलती है। इसमें हम बात करेंगे तो यह गोल और बहावदार आकृति में लिखी जाती है। ये बिल्कुल गोल मटोल और बहावदार स्थिति में लिखा जाता है, और यह मुख्यतः जो है प्यारे बच्चे आपके व्यापार और प्रशासन में उपयोग होता है। कहां पर उपयोग होता है? यह लिपि व्यापार और प्रशासन में उपयोग होता है। तो ये 5 विशेषताएं आप खरोष्ठी लिपि का भी याद रख लोगे। क्लियर है? चलिए आगे देखेंगे। अगला सवाल क्या है आपका? अगला बात करेंगे बच्चे, अगला लिपि आ जाता है आपका संस्कृत लिपि। संस्कृत लिपियों की बात करते हैं तो संस्कृत लिपि किसी परिचय का मोहताज नहीं है बच्चे, है ना, क्योंकि ये आपके बहुत पुरानी लिपि है, बहुत पहले से चलता आ रहा लिपि है, जिसको हम लोग कहे तो इसे देवताओं की लिपि भी कहा जाता है, देवताओं की भाषा भी कहा जाता है। समझ गए ना, संस्कृत को क्या कहा जाता है? आप कहोगे सर देव की भाषा कहा जाता है, और लगभग जो है सभी प्रकार की भाषाएं जो है यहीं से निकल करके आती है। तो इसलिए आप कहोगे कि भारत की सबसे पुरानी और सबसे पवित्र भाषाओं में से एक आपका कौन सा भाषा है? संस्कृत भाषा है या फिर संस्कृत लिपि है। इसके जब उम्र को देखा जाए या इसके प्रभाव को देखा जाए तो इन सभी के प्रभाव के कारण जो है बच्चे सभी लिपियों का जो है इसे क्या कहा जाता है? जननी कहा जाता है। ठीक है, काफी सारी लिपियां यहां से निकल कर आती है। धार्मिक और आध्यात्मिक ग्रंथों में जो है साहित्यों से संस्कृत का प्रयोग होता रहा है, और इस लिपि का प्राय जो है पवित्र एवं सुंदर मान्यताएं रही है। आप संस्कृत में देखोगे काफी सारे जो है ग्रंथों की रचना की गई है, जैसे वेद हो जाता है आपका, है ना, जैसे रामायण हो जाता है आपका। ठीक है, रामायण, चलिए आप लोग कमेंट करके बताना बच्चे, रामायण को संस्कृत में किसने लिखा है? फटाफट से आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और एक बात और बताइएगा, बताइए रामायण को तुलसीदास ने किस भाषा में लिखा है? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए। तो इस प्रकार से आप देखते हो कि वेद और रामायण जिसमें जो है देवताओं के बारे में चर्चा किया गया है, तो इन सभी को जो है बच्चे किस लिपि में लिखा गया? संस्कृत लिपि में, संस्कृत भाषा में लिखा गया है। समझ गए ना। संस्कृत की विशेषता हम बात करेंगे तो इसकी जो है कोई भी एक लिपि नहीं है, संस्कृत का अपना कोई लिपि नहीं है। संस्कृत क्या है बच्चे? एक प्रकार की भाषा है। संस्कृत क्या है? आप कहोगे सर भाषा है, इसका कोई विशेष लिपि नहीं है। इसको लिखने के लिए जो है ब्राह्मी लिपि का सहारा लिया गया है। कौन सी लिपि का सहारा लिया गया है? आप कहोगे सर ब्राह्मी लिपि का सहारा। आगे देखिए, तो हालांकि जो है आपके संस्कृत लिपि को लिखने के लिए ब्राह्मी लिपि का सहारा लिया जाता है, लेकिन सबसे लोकप्रिय और सबसे प्रसिद्ध संस्कृत लिपि जो मानी जाती है वो किसको माना जाता है बच्चे? देवनागरी लिपि को। ठीक है, यह अधिकांश संस्कृत ग्रंथों और पुस्तकों में प्रयुक्त होने वाली लिपि मानी जाती है। काफी सारे ग्रंथ जो है संस्कृत में लिखे गए, काफी सारे पुस्तकों की रचना संस्कृत में लिखी गई, और इससे जो है क्या होता है, तो काफी सारे लिपियों का भी विकास होता है। जैसे मान लीजिए बंगाली हो गया, गुरुमुखी हो गया, गुजराती हो गया, कन्नड़ हो गया, मलयालम हो गया, है ना। इस तरीके से जो है बच्चे आपके काफी सारी लिपियों का जो है इसके माध्यम से विकास देखने को मिलता है। और संस्कृत भाषा जो है आपकी बहुत पुरानी भाषा मानी जाती है, और यह सदियों से जो है कई अलग अलग लिपियों में लिखा गया है। इसको काफी सारी लिपियों में व्यक्त किया गया है। जैसे मान लीजिए संस्कृत को बंगाली में भी लिखा गया है, गुरुमुखी लिपि में भी लिखा गया है, गुजराती में भी लिखा गया है ना। तो इस प्रकार से आप कह सकते हो कि एक पुराने समय से जो है संस्कृत को अलग अलग लिपियों में लिखने का प्रयास किया गया है। तो आप संस्कृत भाषा के रूप में जो है आपको इतनी सारी बातें याद रखनी है कि संस्कृत भाषा जो है भारत की पुरानी और सबसे पवित्र भाषा मानी जाती है, या देवताओं की भाषा मानी जाती है। जब इसके उम्र को देखा जाए या फिर कहे तो इसके प्रभाव को देखा जाए तो इसको जो है सभी भाषाओं की क्या मानी जाती है बच्चे? जननी मानी जाती है। इसके रूप में जो है काफी सारे ग्रंथ लिखे गए, जो कि आपके वेद हो जाते हैं, रामायण हो जाते हैं। इस तरीके से आप बहुत बड़े बड़े जो है ग्रंथों को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसकी रचना जो है पुरातन समय में संस्कृत भाषा में ही की गई थी, है ना। यह आपके जो है अलग अलग भाषाओं में या अलग अलग लिपियों में भी व्यक्त किया गया। जैसे आपके संस्कृत को बंगाली में लिख दिया गया, गुरुमुखी में लिखा गया, है ना। इस तरीके से जो है हम संस्कृत भाषा के बारे में ये जानकारी रख सकते हैं। चलिए आगे देखेंगे। अगला लिपि जो आपका हो जाता है वह है आपका प्राकृतिक लिपि। प्राकृतिक लिपियों की बात करेंगे तो वैसे तो आपको प्राकृतिक लिपि के बारे में डिटेल में चीजें आगे पढ़ने को मिलेगा। जब मैं आपको प्राकृत भाषा पढ़ाऊंगा तो वहां पर सभी चीजें अच्छे से समझ में आएगी। हालांकि हम प्राकृतिक लिपि के बारे में समझते हैं तो देखिए, प्राकृतिक लिपि जो है प्यारे बच्चे आपके दक्षिण एशिया में प्रयुक्त होने वाला क्या है, तो एक प्राचीनतम लिपियों में से एक माना जाता है ना। कहां पर? दक्षिण एशिया में। समझ गए ना। इसे जो है ग्रंथ लिपि के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी लिपि? आप कहोगे कि सर प्राकृतिक लिपि को क्या कहा जाता है, तो ग्रंथ लिपि भी कहा जाता है। और इस लिपि का उपयोग जो है प्यारे बच्चे अभी जो है आधुनिक भारतीय भाषाएं जैसे कि आपका हिंदी हो जाता है, मराठी हो जाता है, बंगाली हो जाता है,
इन सभी भाषाओं में जो है आपके प्राकृतिक लिपि का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। साथ में जो है अगर हम इसके बारे में अगर चर्चा करेंगे तो आप ये कह सकते हो कि देखो प्राकृतिक लिपि जो है, प्राकृतिक लिपि की उत्पत्ति के बारे में अभी तक जो है कोई भी स्पष्ट जानकारी नहीं है। ऐसा माना जाता है कि तीसरी से चौथी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास जो है बच्चे क्या होता है, तो यह लिपि उभरता है, मतलब इस लिपि का विकास होता है और यह लिपि जो है 11वीं शताब्दी तक जो है बच्चे क्या होता है, तो चलता है। समझ गए ना कि प्राकृतिक लिपि जो है इसका विकास क्रम कैसे रहा। तो आप कहोगे सर ऐसा माना जाता है कि तीसरी शताब्दी से लेकर के चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में इसका जो है विकास होता है और यह 11वीं शताब्दी तक जारी रहता है। चलिए आगे देखेंगे बच्चे, तो आगे कह सकते हो आप कि अब इस लिपि को जो है देवनागरी लिपि के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। देवनागरी लिपि कहने का मतलब देखो क्या है, अब जो आपकी प्राकृतिक लिपि है जिसको क्या किया गया है, तो देवनागरी के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया है। मतलब प्राकृतिक लिपि को अब जो है क्या किया जाता है, देवनागरी रूप में व्यक्त किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस लिपि का विकास जो है ब्राह्मी लिपि से हुआ है। मतलब आपकी जो प्राकृतिक लिपि है बच्चे, प्राकृत लिपि, इस प्राकृत लिपि का जो है विकास किस लिपि से माना जाता है, बस ब्राह्मी लिपि से माना जाता है। इसमें आपके कई सारे जो है व्याकरण देखने को मिलते हैं, जिसमें एक व्याकरण से आपका क्या प्राकृतिक प्रकाश, ठीक है, प्राकृतिक प्रकाश नाम का एक व्याकरण है जिसमें जो है इसके 4 भेद बताए गए हैं। पहला महाराष्ट्री, इसके बाद पैचासी, फिर मगधी और फिर जो है बच्चे आपके सौरसैनी। समझ गया ना। तो ये 4 भाग जो है आपके प्राकृतिक प्रकाश व्याकरण में बताया गया है। एक बार आप लोग बच्चे कमेंट करके बताना कि प्राकृतिक प्रकाश नाम का व्याकरण जो है या पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखा गया है। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको प्राकृतिक लिपि के बारे में जो ये जानकारी मैंने आपको बताया है, ये प्राकृतिक लिपि अच्छे तरीके से समझ में आ गया आपको। एक बार आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्या आप लोगों को प्राकृतिक लिपि समझ में आया। प्राकृतिक लिपि के बारे में क्या क्या याद रखोगे, कुछ नहीं याद रखना है भाई, सीधा याद रखोगे कि प्राकृतिक लिपि जो है आपके दक्षिण एशिया में प्रयुक्त होने वाला प्राचीन लिपि है। इसको ग्रंथ लिपि के नाम से जानते हैं। इसमें जो है आपको आधुनिक समय में काफी सारी लिपियां जो है इस लिपि के रूप में लिखा जाता है, जैसे हिंदी हो गया, मराठी हो गया, बंगाली हो गया, है ना। फिर बाद में बात करेंगे तो इसके बारे में जो है कोई ऐसी सटीक जानकारी नहीं बताई जाती है कि आखिर जो है इस लिपि का विकास कब देखा जाता है, लेकिन कुछ साक्ष्य बताता है कि तीसरी शताब्दी से लेकर के चौथी शताब्दी ईसा पूर्व के बीच में क्या होता है बच्चे, तो इसका विकास होता है और 11वीं शताब्दी तक जो है यह जारी रहता है। इसके बाद देखिएगा तो इस लिपि को जो है अब जो है देवनागरी लिपि के रूप में लिखा जाता है। साथ में ऐसा माना जाता है कि इस लिपि का विकास जो है ब्राह्मी लिपि से हुआ। एक व्याकरण है जिसका नाम है प्राकृतिक प्रकाश, इसमें इसके 4 प्रकार के भेद बताए गए हैं, जैसे कि महाराष्ट्री हो गया, पैचासी हो गया, मगधी हो गया और सौरसेनी हो गया। समझ गए ना। तो ये बात आप याद रखोगे प्राकृत लिपि के बारे में। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। अगला लिपि कौन सा है आपका, वह है पाली लिपि। अब पाली लिपि की बात करते बच्चे, तो देखो पाली लिपि जो है एक प्राचीन लेखन प्रणाली है, ठीक है, जिसका उपयोग पहली क्या कहते हैं तो सहस्राब्दी ईसा पूर्व में देखने को मिलती है, जो कि आपके दक्षिण एशिया में, जैसे आपका ये प्राकृतिक लिपि था तो आपने क्या देखा, ये भी दक्षिण एशिया में आया था और ये भी आपका जो है दक्षिण एशिया में ही विकसित होता है। इसका उपयोग दक्षिण एशिया में संस्कृत और प्राकृत सहित अन्य भाषाओं को लिखने के लिए किया जाता था। मतलब दक्षिण एशिया में जो है आपकी जो संस्कृत भाषाएं थी या फिर प्राकृत लिपियां थी, उसको लिखने के लिए जो है पाली लिपियों का प्रयोग किया जाता था। ठीक है। अब पाली लिपि जो है आपका यह भारत की प्रथम भाषा है। प्रथम देश भाषा जो है किस लिपि को माना जाता है बच्चे, पाली को माना जाता है। और पाली के प्रसिद्ध व्याकरण जिसका नाम था कच्चायन, ठीक है, कच्चायन के अनुसार ऐसा माना जाता है कि इसमें 8 स्वर का वर्णन है और 33 व्यंजन का वर्णन है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पिछले साल भी पूछा गया था कि कच्चायन के अनुसार जो है पाली लिपि में कितने स्वरों की संख्याएं हैं, तो 8 संख्याएं, और कितने व्यंजन की संख्याएं हैं तो 33 है। समझ गए। इसके साथ साथ और भी जो है कई सारे ऐसे व्याकरण हुए, जैसे मोगलायन की बात करते हैं तो मोगलायन साहब बताते हैं कि इसमें 10 गो स्वर है और 33 गो व्यंजन है। आपके जो है कच्चायन क्या बताएं, 8 गो स्वर है और व्यंजन कितने हैं, 33 गो। और उसी प्रकार से जो है मोगलायन बताते हैं कि 10 गो स्वर है और 33 गो व्यंजन है। समझ गए ना। इस लिपि का उपयोग जो है कुछ महायान बौद्ध परंपराओं में एक साहित्य भाषा के रूप में भी किया जाता है। इसके रूप में करते हैं बच्चे, तो ये जो लिपि है आपका, इसका उपयोग जो है महायान बौद्ध परंपरा के रूप में भी हम लोग इसका उपयोग करते हैं। साथ में जो है पाली लिपि का प्रयोग मुख्य रूप से आपके श्रीलंका और थैरवाद बौद्ध देशों में देखने को मिलता है। जहां पर बौद्ध धर्म देखने को मिलती है वहां पर ज्यादातर जो है आपको किस लिपि का, तो आप कहोगे सर पाली लिपि का प्रयोग देखने को मिलता है। कौन सी लिपि का, एक बार कमेंट करके बताना बच्चे, पाली लिपि का प्रयोग कहां देखने को मिलता है, तो आप कहोगे सर जहां पर बौद्ध धर्म का विकास क्रम देखने को मिलता है वहां पर पाली लिपि। ये जो आप फिगर में देख रहे हो कुछ इस प्रकार से आपकी पाली लिपि लिखी जाती है। क्लियर है। चलिए मैं उम्मीद करूंगा आपको पाली लिपि के बारे में समझ में आ गया होगा। आगे चलिए पाली लिपि की विशेषताओं की बात कर लेते हैं, यह इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। तो पाली लिपि के विशेषताओं के क्रम में देखेंगे कि इस लिपि में जो है वर्णों का नाम, क्रम
और साथ में जो है उच्चारण, ये सब एक जैसे देखने को मिलते हैं। समझ गए ना, कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है, ना तो इसके नाम में, ना ही इसके क्रम में, और ना ही इसके उच्चारण में। साथ में जो है इसमें मात्रा का भी इस्तेमाल किया गया है, इसमें मात्रा भी देखने को मिलती है। जैसे आपने ब्राह्मी लिपि में देखा, ब्राह्मी लिपि को मात्रात्मक लिपि कहते हैं। खरोष्ठी में आपने देखा भाई मात्रा तो है ही नहीं, है कि नहीं। उसी प्रकार से जो आपकी पाली लिपि है, पाली लिपि में भी आपको मात्रा का इस्तेमाल देखने को मिलता है। आपकी ब्राह्मी लिपि की तरह ही यहाँ भी संयुक्त वर्णों का इस्तेमाल किया गया है, समझ गए ना। साथ में जो है इन लिपि में वर्णों के रूप में जो है काफी मिलते जुलते वर्णों का उपयोग किया गया है, ताकि लोगों को पढ़ने में, लोगों को समझने में क्या हो, दिक्कत ना हो, समझ गए ना। इसके बाद देखिए इस लिपि में जो है मात्रा भी काफी हद तक मिलती जुलती है, मतलब मात्राएं का जो यहाँ पर उपयोग किया गया है वो भी मिलता जुलता मात्रा है, जिससे लोग जो है भ्रामक तथ्यों के रूप में चीजों को न समझ पाए, भ्रम में न फंस पाए, है कि नहीं। इसके बाद देखिए तो इस लिपि में जो है स्वर, व्यंजन और मात्रा की अवधारणा भी देखने को मिलती है। यानी कि आपने अभी देखा ना कि स्वर जो है, जैसे कि आपके कात्यायन साहब बताते हैं 8 गो स्वर है, 33 गो व्यंजन है। मुगलायन साहब बताते हैं 10 गो स्वर है, 33 गो व्यंजन है। उसी प्रकार से आप ये कह सकते हो कि इस भाषा में जो है या फिर इस लिपि में जो है आपके स्वर, व्यंजन और साथ में मात्रा के बारे में भी बताइए दिया आपको, मात्रा की अवधारणा, यानी कि ये तीनों अवधारणाएं आपके पाली लिपि में देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से ये आप 5-6 पॉइंट्स जो है आप पाली लिपि की विशेषताओं के बारे में याद रखोगे। चलिए आगे देखेंगे हम लोग बच्चे। अगला लिपि आपका अभट्ट लिपि है। अभट्ट लिपि के बारे में आइए जानते हैं। तो अभट्ट लिपि की बात करेंगे तो यह लिपि नहीं है, अभट्ट बच्चे एक भाषा है। अभट्ट क्या है? अभट्ट जो है यह एक भाषा है, और इसको लिखने के लिए जो है किस लिपि का इस्तेमाल किया जाता है? देवनागरी लिपि का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है बच्चे? अभट्ट क्या है, लिपि है या भाषा? तो फटाफट से आप लोग कमेंट करके बताइए तो, अभट्ट लिपि है या भाषा? समझ गए ना। देखिए अभट्ट आपका एक क्या हो जाता है, भाषा हो जाता है, जिसको देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। इस भाषा का समय अगर बात करेंगे तो 1200 से लेकर के 1400 ईस्वी तक का बीच का जो समय रहा था वह क्या माना जाता है? अभट्ट भाषा का माना जाता है। ठीक है, यह अपभ्रंश का क्या है बच्चे? तो परवर्ती रूप है। जो भी आपकी अपभ्रंश भाषाएं हैं उसका परवर्ती रूप जो है आपकी अभट्ट लिपि को माना जाता है। अभट्ट जो एक शब्द है, इस शब्द का सबसे पहला इस्तेमाल जो है प्यारे बच्चे आपके ज्योतिरीश्वर ठाकुर ने क्या किया? तो अपनी पुस्तक वर्ण रत्नाकर में किया था, जो कि 1325 ईस्वी में क्या किए गए थे? इस शब्दों का प्रयोग किया गया था। ठीक है, तो आपसे ये भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, बताइए कि अभट्ट शब्द का सबसे पहला इस्तेमाल किसके द्वारा किया गया? आप कहोगे सर ज्योतिरीश्वर ठाकुर जी के द्वारा किया गया। किस पुस्तक में किया गया? तो आप कहोगे सर ज्योतिरीश्वर ठाकुर की पुस्तक वर्ण रत्नाकर में 1325 ईस्वी में किया गया था। समझ गए ना। अभट्ट जो है आपके हिंदी की क्षेत्रीय बोलियों के अधिक करीब था। अभट्ट भाषा जो है बच्चे या आपके क्षेत्र में बोले जाने वाली जो भी भाषा थी, जो भी बोलियां थी, उसके काफी करीब था, मतलब एक दूसरे से काफी ज्यादा मिलता जुलता भाषा था। समझ गए ना। चलिए आगे देखेंगे। आपको यहाँ पर जितने भी लिपि या जितने भी भाषाओं के बारे में आपको यहाँ पर सिलेबस बताती है पढ़ने के लिए, जैसे कि आपको मैंने बताया कि ब्राह्मी, खरोष्ठी, ब्राह्मी पढ़ा आपने, खरोष्ठी पढ़ा, संस्कृत पढ़ा, पाली, प्राकृत और आपने अभट्ट लिपि को पढ़ा। चलिए आगे देखेंगे बच्चे। तो यहाँ पर मैं आपको जो अभी एक स्लाइड कराने वाला हूँ, ये आपके ऑब्जेक्टिव के लिए इंपोर्टेंट रहने वाला है। ऑब्जेक्टिव में जैसे कि आपको बहुत सारी ऐसी लिपियां हैं, बहुत सारी ऐसी भाषाएं हैं जिसके बारे में पूछा जाता है। जैसे मान लीजिए आपसे एग्जाम में पूछेगा हिंदी की कौन सी लिपि है? हिंदी भाषा की लिपि का नाम देवनागरी है। संस्कृत भाषा या फिर मराठी भाषा, इस तीनों भाषा की जो लिपि है बच्चे वो क्या है? आप कहोगे सर देवनागरी लिपि है। पंजाबी भाषा, ये याद रखना कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है, जहां से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप कहोगे सर पंजाबी भाषा की जो लिपि है वह क्या है? तो गुरुमुखी लिपि है। वहीं पर उर्दू और फारसी की बात करेंगे तो उर्दू और फारसी का जो है फारसी लिपि है। इसके बाद अरबी का जो है अरबी लिपि है। बंगला का जो है बंगाली लिपि है, या फिर रूसी का बात करेंगे तो रूसी लिपि है। इसके बाद देखिए अंग्रेजी का या फिर जर्मन का, फ्रेंच का या फिर स्पेनिश का, इस सब का जो लिपि है बच्चे वो कौन सा लिपि है? आप कहोगे गुरुजी रोमन लिपि है। समझ गए ना। देखिए यहाँ पर ये सारी लिपियों को आप क्या करेंगे? स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसको जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से एक ना एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके पेपर में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। चलिए तो इस तरीके से प्यारे बच्चे आप लोगों ने क्या देखा? इस तरीके से आप लोगों ने जो भी आपके लिपि से संबंधित चीजें पढ़नी थी आपको, आप लोगों ने पूरे अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया है। जैसे कि लिपि का विकास क्या है, ठीक है, लिपि का विकास, जो लिपि आपको पढ़ना था उन सभी लिपि के बारे में मैंने पढ़ा दिया। अब आइए आगे देखेंगे। तो आज के इस क्लास का जो नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है बच्चे वो क्या है? तो नेक्स्ट टॉपिक है आपके भाषा का विकास। अभी तक आपने लिपि देखा था, लिपि और भाषा दो अलग अलग चीज है बच्चे। लिपि और भाषा क्या है? दो अलग अलग चीजें हैं। लिपि क्या होती है? लेखन शैली होती है। भाषा क्या होती है भाई? बोलने की शैली होती है। इसी भाषा को जिस
चिन्हों या संकेतों के माध्यम से बताया जाता है वही आपका लिपि होता है। अब यहाँ पर देखिए हम लोग भाषा के विकास के बारे में जानते हैं कि आखिर भारत में भाषा का विकास कैसे होता है। तो भारत में अगर भाषा के विकास कहते हैं तो आपको पहले से पता है कि भारत कत्ते बड़ का देश है कि नहीं। और यहाँ पर अलग अलग प्रकार की जो है भाषाएं बोली जाती है। 22 भाषाएं मैंने बताया था पहले ही आपको कि संवैधानिक मान्यता के अनुसार जो है कितनी भाषाएं, 22 भाषाएं। अब देखो ना कि भारत में जो है आपके टोटल कितने स्टेट हैं, तो 28 स्टेट्स हैं, ठीक है। और इसके बाद जो है 8 आपके जो है यूटी हो जाते हैं। तो ये टोटल मिलाकर के जो है आपके कितने हो जाते हैं, तो आप कहोगे सर 36 हो जाते हैं। इस 36 अलग अलग हिस्सों में जो है टोटल 22 प्रकार की भाषाएं बोली जाती है बच्चे, ठीक है। कितने प्रकार की भाषाएं, 22 अलग अलग प्रकार की भाषाएं बोली जाती है। अब इन 22 भाषाओं को बच्चे जो है 4 भाषीय परिवार में बांट दिया गया है। कितने भाषीय परिवार में, 4 भाषीय परिवार में बांट दिया गया है, जिसमें सबसे पहला जो आ जाता है वो आपका क्या, तो भारतीय यूरोपीय भाषा परिवार। भारतीय यूरोपीय भाषा परिवार जो कि आपका एक आर्य परिवार के नाम से भी जाना जाता है, आर्य भाषा के नाम से भी जाना जाता है, समझ गए ना। इसके बाद देखो दूसरा नंबर जो है आपका, वो दूसरा नंबर क्या है, तो वह आपके द्रविड़ भाषा का परिवार है। द्रविड़ भाषा या आप उसे द्रविड़ परिवार कह सकते हो। इसके बाद है आपका ऑस्ट्रो एशियाई भाषा परिवार, जिसको हम लोग निषाद परिवार या निषाद भाषा कहते हैं। और अंतिम चौथा नंबर जो है आपका वह है चीनी तिब्बती भाषा परिवार, जिसको हम लोग किरात परिवार या किरात भाषा कहते हैं। तो इस प्रकार से जो भारत में बोली जाने वाली भाषाएं हैं उसको कितने भाग में बांट दिया हमने, 4 भाग में। लेकिन आपके सिलेबस के मुताबिक आपको यहाँ पर केवल एक ही भाग पढ़ना है बच्चे। कितने भाग पढ़ने हैं, केवल एक भाग। वह कौन सा भाग है, तो आप कहोगे सर केवल और केवल हमें आर्य भाषा परिवार के बारे में पढ़ना है, यानी कि आपको पहला नंबर ही पढ़ना है। हालांकि देखिए तो आपकी जो ये आर्य भाषा परिवार है या फिर द्रविड़ भाषा परिवार है, इंपोर्टेंट दोनों रहने वाला है, लेकिन सिलेबस में बच्चे केवल और केवल आर्य भाषा परिवार के बारे में बताया गया है। आपको केवल आर्य भाषा परिवार के बारे में पढ़ना है। ये जो आर्य भाषा परिवार है प्यारे बच्चे, यह भारत के उत्तरी क्षेत्र में बोला जाता है, इस बात को याद रखिएगा। और द्रविड़, द से द्रविड़ तो द से हो जाएगा आपका दक्षिण, है ना। द से द्रविड़ तो द से क्या हो जाएगा, आप कहोगे गुरुजी दक्षिण, यानी कि दक्षिणी क्षेत्रों में आपका द्रविड़ भाषा परिवार, और आपके जो है उत्तरी क्षेत्रों में कौन सा, तो आप कहोगे गुरुजी आर्य भाषा परिवार में आर्य भाषा देखने को मिलती है उत्तरी क्षेत्रों में, समझ गए ना। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग, यहां से स्टार्ट कर रहे हैं अब हम लोग आर्य भाषा की। आर्य भाषाओं की बात करते हैं तो देखिए आर्य भाषाओं का जो समय माना जाता है, काफी सारे विद्वान हैं, काफी सारे विद्वानों का मानना है कि देखिए क्या होता है, 1500 ईसा पूर्व के काल में जो है भारत में क्या होता है, तो आर्य भाषा का विकास होता है। 1500 ईसा पूर्व में, कितना ईसा पूर्व में बच्चे, 1500 ईसा पूर्व में भारत में क्या होता है, तो आर्य भाषा का विकास होता है। और भारत की जो अधिकांश क्षेत्र हैं, लगभग 1/3 भाग, लगभग कितने बच्चे, 1/3 भाग। इस फिगर को देखिएगा तो आपको चीजें अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पर जो आप ये क्षेत्र देख रहे हो, हालांकि भारत से बाहर के भी कुछ क्षेत्र हैं, जैसे पाकिस्तान वगैरह का जो क्षेत्र हो जाता है, यहाँ पर देखिए ये जो आपके ये इतने बड़े क्षेत्र हैं, इन सभी क्षेत्रों में जो है क्या किया जाता है, तो आर्य भाषा को बोला जाता है। अर्थात आप देख रहे हो डायग्राम से ही पता चलता है कि लगभग आधा से ज्यादा, यानी कि आप ये कह सकते हो कि 1/3 भाग जो है लगभग क्या है, तो यह भारत में आर्य भाषाओं से प्रभावित क्षेत्र है, समझ गए। यह भाषा जो है भारत के उत्तरी भाग में बोली जाती है। इधर उत्तर भाग है ऊपर की तरफ, यहाँ पर देखते हो ना, ऐसे जब लिखते हैं तो ये ऊपर वाला भाग उत्तर हो जाता है, दक्षिण वाला जो है नीचे हो जाता है, इधर पूरब वाला हो जाता है, और इधर क्या हो जाता है बच्चे, पश्चिम वाला हो जाता है। तो यहाँ से आप देख रहे हो कि ये उत्तरी क्षेत्र जो है बच्चे, ये उत्तरी क्षेत्र में क्या बोले जाते हैं, तो आर्य भाषाएं बोली जाती है। आगे चलकर आर्य भाषाओं को जो है विद्वानों के द्वारा क्या किया गया है, 3 भागों में बांट दिया गया है, ठीक है। क्योंकि इसकी जो काफी लंबी अवधि देखी गई थी, इस लंबी अवधि को अगर अध्ययन में सुविधा अनुसार पढ़ना है तो स्वाभाविक सी बात है इसको बांटकर पढ़ना होगा। तो उसी प्रकार से जो है काफी सारे इतिहासकारों ने, विद्वानों ने क्या किया, तो इसको 3 भागों में बांट दिया, जिसमें सबसे पहला भाग जो है आपका प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के नाम से जाना गया, जो कि 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक का जो समय रहा था, उस समय बोली जाने वाली जो भाषाएं थी भारत में, वह प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के नाम से जाना जाता था। इसके बाद दूसरा काल जो था वह मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा थी। मध्यकालीन जो भारतीय आर्य भाषा है बच्चे, यह 500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईस्वी तक, ठीक है। ईसा पूर्व से देखो अब हम ईस्वी में आ जाते हैं। 500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईस्वी तक का जो समय रहा था, उत्तर भारत में कौन सी भाषाएं बोली जाती थी बच्चे, तो आप कहोगे सर मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा बोली जाती थी। इसके बाद देखना अगला जो आखिरी नंबर है वो है आपकी आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। आधुनिक आर्य भाषा जो है
उसका समय जो रहा है वह 1000 ईसा पूर्व से लेकर के बाद में आगे तक चलता गया। ठीक है, ये आपके आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का समय काल है। तो बारी बारी से हम लोग बच्चे जो है यहाँ पर इस तीनों क्रम को देखेंगे। पहले हम लोग प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के बारे में जान लेते हैं। तो देखो, प्राचीन की बात करेंगे तो यहाँ पर संस्कृत का नाम आना तो तय है। प्राचीन का बात करेंगे तो संस्कृत का आना तय है, क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं शुरुआती टाइम में भारत के प्राचीन इतिहासों को जब देखा जाता है, वैदिक काल को जब देखा जाता है, तो वहां पर बहुत सारी ऐसी रचनाएं थी जो संस्कृत में लिखा गया है ना। इसलिए आप कहोगे कि जो प्राचीन आर्यों की भाषा थी वह कौन सी भाषा थी बच्चे? संस्कृत थी। प्राचीन आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत भाषा थी, जिसे हम लोग देव भाषा के नाम से जानते हैं। इसका समय अवधि जो था वह 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक का समय था। ठीक है, इसके बाद देखिए, तो ये जो आपके प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं थी, पाणिनि नाम के एक संस्कृत विद्वान थे। ठीक है, पाणिनि नाम के क्या थे बच्चे? एक संस्कृत के विद्वान थे, जिन्होंने अपनी व्याकरण अष्टाध्यायी में, ठीक है, अष्टाध्यायी क्या है? तो एक पाणिनि की व्याकरण रचनाएं हैं। इस व्याकरण रचनाओं में इन्होंने क्या किया है? तो प्राचीन भारत की जो आर्य भाषाएं थी उस भाषाओं को दो भाग में बांट दिया। पहला तो इन्होंने बताया कि एक तो होगा आपका वैदिक संस्कृत और दूसरा होगा बच्चे आपके लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत का जो समय रहा था वह 1500 से लेकर के 800 ईसा पूर्व तक का समय रहा था। बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं जहां पर यह आपको जो है 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक बताया जाता है, लेकिन प्रमाणिक तौर पर कहेंगे तो आप इस बात को भी याद रखेंगे कि वैदिक संस्कृत काल का जो समय रहा था बच्चे, वह क्या रहा था? 1500 से लेकर के 800 ईसा पूर्व तक का समय रहा था, जिसमें काफी सारे वेद, काफी सारे उपनिषद लिखे गए। ठीक है, इसके बाद जो लौकिक संस्कृत थी, लौकिक संस्कृत में प्यारे बच्चे बहुत सारे दार्शनिक ग्रंथों को लिखा गया है ना, जो कि आपको 800 से लेकर के 500 ईसा पूर्व के बीच में लिखी जाती है। तो इस प्रकार से पाणिनि का जो संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी है वह प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं को दो भाग में बांट देता है। अब आइए इन दो भागों को हम लोग बारी बारी से पढ़ते हैं। तो जैसे कि बच्चे बात करेंगे हम लोग वैदिक संस्कृत की। वैदिक संस्कृत जो है, इसमें प्यारे बच्चे आपके वेदों का रचना देखने को मिलता है। और आप ये भी जानते हैं कि वेदों की रचना किस भाषा में किया गया? संस्कृत भाषा में किया गया है ना। किस भाषा में बच्चे? संस्कृत भाषा में। तो सिंपली आप कह सकते हो कि वेदों की रचना जिस संस्कृत भाषा में किया गया था, ठीक है, या वेदों को लिखने के लिए जिस संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया था, वही संस्कृत जो है बच्चे आपके वैदिक संस्कृत के नाम से जाना जाता है। किस संस्कृत के नाम से? आप कहोगे गुरुजी वैदिक संस्कृत के नाम से जाना जाता है। तो बताइए एक बार आप लोग कमेंट करके, क्या आप लोग वैदिक संस्कृत का जो परिभाषा है ये बिल्कुल आराम से लिख सकते हो आप? वेदों को लिखने के लिए जिस संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया वैदिक संस्कृत कहलाया। ठीक है, और इस वैदिक सांस्कृतिक भाषा का जो प्रयोग है प्यारे बच्चे, सबसे पहले कौन से वेद में देखने को मिलता है? तो सबसे प्राचीनतम वेद जो है आपका वो ऋग्वेद है। सबसे पहला बार कौन लिखा गया? सबसे पहला बार में जो है ऋग्वेद लिखा गया। तो ऋग्वेद में जो है इसका सबसे पहला प्रयोग देखने को मिलता है। धीरे धीरे काफी सारे वेद, जैसे कि कुल वेदों की संख्या 4 है ना, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये तो आपको पिछला यूनिट में पढ़े हुए किए थे। तो आप देखोगे कि ऋग्वेद में सबसे पहले बार जो है वैदिक संस्कृत का प्रयोग देखने को मिलता है। इसके साथ साथ जो है इस वैदिक संस्कृत में जो है काफी सारे उपनिषदों को लिखा जाता है। फिर काफी सारे जो आपके ब्राह्मण ग्रंथ थे उन ब्राह्मण ग्रंथों को भी लिखा गया है ना। हालांकि इन सभी की जो भाषागत रूप थी, जैसे कि आपके वेद हो जाते हैं, उपनिषद हो जाते हैं, या फिर कोई भी ब्राह्मण ग्रंथ था, है ना, इन सभी के भाषागत रूपों में आपको अंतर देखने को मिलती है। लेकिन याद रखना कि इसके जो लेखन की शैली थी बच्चे, इसके लेखन की शैली जो थी वह वैदिक संस्कृत लिपि के रूप में थी। किस लिपि के रूप में? वैदिक संस्कृत भाषाओं में जो है इसे लिखा गया था। चलिए आगे देखेंगे बच्चे, अगला जो है आपका लौकिक संस्कृत, लौकिक प्राचीन आर्य भाषाओं की बात करते हैं। तो देखिए आपको जो है लौकिक संस्कृति के बारे में मैंने पढ़ाया कि यहां पर जो है काफी सारे दार्शनिक ग्रंथों को लिखा गया। कौन से ग्रंथों को बच्चे? दार्शनिक ग्रंथों को। तो आप आराम से कह सकते हो कि दार्शनिक ग्रंथों को लिखने के लिए संस्कृत के जिस भाषा का प्रयोग किया गया था वही आपका क्या कहलाता है बच्चे? लौकिक संस्कृत कहलाता है। लौकिक संस्कृत एक शब्द यहां से और भी स्पष्ट होकर आता है भाई, लौकिक मतलब लोगों के बीच में जो प्रचलित है कि नहीं, लोगों के बीच में। जैसे कि मान लीजिए आपको काफी सारे विद्वान कालिदास की रचनाएं मिल जाती है, वेद व्यास जी की रचना मिल जाती है ना। इसके बाद बात करेंगे तो वाल्मीकि जी की रचना मिल जाती है, अश्वघोष जी की रचना मिल जाती है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि बहुत सारे ऐसे विद्वान हुए
जिन्होंने अपनी अपनी रचनाएं जो है लौकिक संस्कृत भाषा में किया, जिसको पढ़ना आसान था, लोग उसको अच्छे से समझ पाते थे क्योंकि वो लोक भाषाओं में लिखी गई थी, है ना। लोगों की मान्यताओं को समझते हुए उसे लिखा गया था, इसीलिए इसको क्या कहा गया, तो लौकिक संस्कृत भाषा कहा गया। क्लियर है। वेदों का अध्ययन यह बताता है कि समय के अनुसार जो है यह संस्कृत के स्वरूप में परिवर्तन आया। अब स्वाभाविक सी बात है भाई, परिवर्तन जो है यह तो प्रकृति का नियम है। जब तक परिवर्तन नहीं होगा तब तक तो चीजें जो है बदल नहीं सकती है। तो स्वाभाविक सी बात है कि आपके जो है वेदों का जब अध्ययन किया जाता है तो वहां पर ऐसा देखने को मिलता है कि जैसे जैसे समय बीतता गया, समय बदलती गई, उसी प्रकार से जो है संस्कृत के स्वरूप में भी काफी सारे परिवर्तन देखने को मिले। इस परिवर्तन को क्या किया, तो व्यवस्थित करने का भी प्रयास किया गया। जैसे काफी सारे विद्वान, जैसे आपके पाणिनि जी हो जाते हैं, इन्होंने अष्टाध्यायी नाम का एक व्याकरण लिखा, कात्यायन जी है, ठीक है। इस तरह के विद्वान जो है प्यारे बच्चे, इन्होंने क्या किया, तो संस्कृत भाषा को व्याकरणबद्ध करने का प्रयास किया, व्याकरण के नियमों में बांधने का प्रयास किया, ताकि क्या हो सके, तो इसमें जो है निरंतर परिवर्तन देखने को ना मिले। क्योंकि वेद का अध्ययन हमें क्या बताता है कि संस्कृत भाषा में समय के अनुसार परिवर्तन होता चला गया। अब ये जो परिवर्तन है यह लगातार परिवर्तनशील नहीं रहे, इसको रोकने के लिए पाणिनि जैसे, कात्यायन जैसे विद्वानों ने संस्कृत व्याकरण की रचना की और उसको जो है व्याकरण के नियमों में बांध दिया। समझ गए। चलिए, मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को बच्चे जो है ये आपके प्राचीन भारतीय आर्य भाषा की जो दो भाग थी, जो पाणिनि के संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी में बताया गया था, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत, ये दोनों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे चलेंगे बच्चे, अगला नंबर जो नंबर आता है वो किसका है, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा की। ठीक है, मध्यकालीन अगर भारतीय आर्य भाषा की बात करेंगे तो बच्चा जी यह आपके लोक भाषा का आधार था। ठीक है, इस काल में क्या होता है, तो मूल रूप से आप देखोगे कि लोक भाषा का विकास होता है। यहां तो आपके संस्कृत भाषाओं का विकास देखने को मिलता था। अब वैसे भी भाई संस्कृत अपने आप में बड़ा डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। आप पंडित जी सबको उच्चारण करते हुए देखते होइएगा कि एक बार जो वो उच्चारण करना शुरू करते हैं तो एक ही शब्द को एकदम खींच के ले जाते हैं लंबा। अब उतने कठिन शब्दों का उच्चारण करने के लिए क्या है, तो लगातार प्रैक्टिस की आवश्यकताएं होती है। जब तक निरंतर आप प्रयास नहीं करोगे तब तक आप उसको अच्छे से नहीं बोल सकते हो, है ना। तो इसलिए जो है इसको हम लोग लोक भाषा के अंतर्गत बहुत कम रख पाते हैं। हालांकि लौकिक संस्कृत भी आई जिसमें आपको कई सारे विद्वान कालिदास, वेद व्यास, ये सब जो है उसको सरल बनाने का प्रयास किया है कि नहीं, लेकिन फिर भी वह उतने सरल नहीं हो पाए कि एक सभी व्यक्तियों के लिए पढ़ना क्या हो सके, संभव हो सके। फिर बाद में चलकर जब मध्यकालीन समय आता है, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का विकास होता है, तो इसमें मूल रूप से जो है लोक भाषा का विकास होता है। इस काल में जो है विकसित होने वाली भाषाएं जो थी वह प्राकृतिक भाषा के रूप में जानी जाती है। किसके रूप में जानी जाती है बच्चे, प्राकृत भाषा के रूप में जानी जाती है। और ये जो प्राकृत आपकी भाषाएं थी ये लगभग बोलचाल की भाषाएं थी। ऐसा देखा गया था प्राचीन समय में कि जो भी बोलचाल की भाषाएं थी, ठीक है, वह आपके वैदिक और लौकिक काल में जो है काफी दबा दबा सा महसूस कर रहा था। लेकिन जैसे ही प्राचीन काल खत्म होता है, प्राचीन काल खत्म होने के बाद जैसे ही एक नया एरा स्टार्ट होता है आपके मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं की, तो वहां पर जो है बोलचाल की भाषाएं जो है उभर कर सामने आती है और बिल्कुल यह प्राकृतिक रूप से आता है, नेचुरली आता है। और इसीलिए नेचुरली आने के कारण ही जो है इस भाषा को किसके नाम से जाना जाता है बच्चे, तो आप कहोगे सर प्राकृत भाषा के नाम से जाना जाता है। इस भाषा का जो मूल आधार रहा था वो संस्कृत भाषा ही रहा था, लेकिन बहुत सारी चीजों का परिवर्तन करके जो है इस भाषा को व्यक्त करने का प्रयास किया गया। हालांकि बात करेंगे तो इसके भी कई सारे विभाजन देखने को मिले थे। मध्यकाल की जो है 3 अवस्थाएं आपको देखने को मिलती है, जिसमें आपको अलग अलग प्रकार की जो है लिपियां विकसित, अलग अलग प्रकार की भाषाओं का विकास देखने को मिला। देखिए, जैसे कि हम बात करें इसमें 3 काल में सबसे पहला काल आ जाता है बच्चे, वो है आपका पाली भाषा का काल, है ना। पाली भाषा जो है प्यारे बच्चे यह आपके 500 ईसा पूर्व से लेकर के 1 ईस्वी तक का जो समय रहा था, पहली शताब्दी तक का समय, वहां पर बच्चे जो है पाली भाषा का विकास देखने को मिलता है। पाली भाषा को ऐसा मानते हैं हम लोग कि यह जो है काफी पुरानी प्राकृतिक भाषा है। ठीक है, काफी क्या है, पुरानी प्राकृतिक भाषा है। इसे भारत की पहली भाषा भी आप कह सकते हैं। ये तो मैंने आपको पाली लिपि में भी पढ़ाया था, है कि नहीं, पाली लिपि में भी पढ़ाया था। और पाली भाषा भी यही कहता है कि यह भारत की जो है पहली भाषा के रूप में हम इसे जान सकते हैं। इस भाषा की उत्पत्ति जो है बच्चे मगध प्रांत में होता है ना। कहां पर देखने को मिलता है, मगध प्रांत में देखने को मिलता है। और मगध प्रांत में इसका विकास होने के कारण जो है बच्चे इसे हम लोग मगधी भाषा की भी संज्ञा देते हैं।
तो आप क्या कहोगे, पाली भाषा को हम लोग मगधी भाषा भी कहते हैं, जिसका समय 500 ईसा पूर्व से लेकर के पहली शताब्दी तक रहा था। ठीक है बच्चे, चलिए आपको पाली भाषा के बारे में बस इतनी सी बात याद रखना है। चलिए आगे देखेंगे बच्चे, आगे क्या है आपका दूसरा नंबर आ जाता है आपका प्राकृतिक भाषा। प्राकृत भाषाओं की बात करेंगे तो यह आपका पहली शताब्दी से लेकर के, ठीक है, या पहली सदी से लेकर के 500 सदी तक, यानी कि 500 ईस्वी तक जो है बच्चे क्या देखा जाता है, तो यह आपके प्राकृतिक भाषा को देखा जाता है। प्राकृतिक भाषा जो है यह काफी सहज और सरल बोलचाल की भाषाएं थी, काफी आराम से इसको बोल सकते थे, क्योंकि यह नेचर से संबंधित था। जो लोग की बोलचाल की भाषाएं थी वही बोलचाल की भाषा इसमें प्रयोग की गई, तो लोग जो है इसको एकदम आराम से पढ़ सकता था, समझ सकता था। इस काल में आपको जो है काफी सारी भाषाएं देखने को मिलेगी, जैसे कि आपके सौरसेनी भाषा हो गई, पैचासी भाषा हो गई, महाराष्ट्री हो गई, मगधी हो गई, ब्राचड़ हो गया, है ना, इसके बाद अर्ध मगधी हो गया। ये सारी जो क्षेत्रीय भाषाएं थी यह आपके प्राकृतिक भाषा से क्या होता है, तो उभर कर सामने आता है। चलिए इसके बाद काफी सारे विद्वान हैं, काफी सारे भाषा वैज्ञानिक हैं, जिसके द्वारा जो है आपके प्राकृतिक भाषा का जो है 5 अंग बताया गया है। 5 अंग कौन कौन सा है, तो देखिए जैसे कि आपका सौरसेनी भाषा हो जाता है। सौरसेनी भाषा से जो है आप देखोगे कि भारत में जो है मथुरा के आसपास बोले जाने वाली जो भाषाएं हैं वह सौरसेनी भाषा के नाम से जाना जाता है। फिर पैचासी भाषा, पैचासी भाषा जो है बच्चे यह सिंध नगरी में बोला जाता है। सिंध वो जो पाकिस्तान वाला एरिया है ना, पंजाब पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान में जो पंजाब है, अभी पंजाब कहने का मतलब भारत वाला पंजाब मत समझ लेना, पाकिस्तान में भी एक पंजाब है, समझ गया ना। तो उसके आसपास जो भाषाएं बोली जाती है बच्चे वह आपकी सिंध भाषाएं हैं, और जिसको पैचासी भाषा भी कहते हैं। इसके बाद महाराष्ट्री भाषा, महाराष्ट्री भाषाओं की बात करते हैं तो यह विदर्भ महाराष्ट्र की भाषा है। विदर्भ महाराष्ट्र कहने का क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए कि कोई एक स्टेट है, उस स्टेट के किसी क्षेत्र विशेष में बोले जाने वाली जो भाषाएं बच्चे वह आपका विदर्भ भाषा कहलाता है। और उसी प्रकार से जो है महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्रों में बोली जाने वाली जो भाषाएं हैं उसको महाराष्ट्रीय भाषा कहा जाता है। इसके बाद मगध की भाषा जिसको मगधी कहा गया, और इसके बाद जो है देखिए कौशल प्रदेश और साथ में कुछ बहुत सारे ऐसे जैन साहित्य थे जिस जैन साहित्य को जो है अर्ध मगधी भाषा में लिखा गया। तो ये आपके जो है 5 अंग किसको देखने को मिलते हैं बच्चे, तो ये प्राकृत भाषा के देखने को मिलते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा आपको प्राकृत भाषा समझ में आ गया होगा। और देखो तीसरा खंड क्या है, तीसरा खंड बच्चे आपकी अपभ्रंश भाषा है। अपभ्रंश भाषा जो है जिसका समय 500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी तक माना जाता है, समझ गए, 1000 ईस्वी तक क्या माना जाता है बच्चे, तो आपका अपभ्रंश भाषा। ये देखो अपभ्रंश भाषा जो है काफी सारे ऐसे भाषा वैज्ञानिक है जिसके द्वारा बताया जाता है कि आर्य भाषा के मध्यकाल का खत्मा जो है यहाँ पर हो जाता है। मतलब आर्य भाषा जो है उसका मध्यकाल जो है वह किस भाषा के साथ खत्म होता है, अपभ्रंश भाषा के साथ खत्म हो जाता है। ये जो आपकी अपभ्रंश भाषा है यह प्राकृत भाषा और आधुनिक भाषा है ना, प्राकृत भाषा और आधुनिक आर्य भाषाओं के बीच का समय माना जाता है। प्राकृत भाषा जैसे आपने देखा था कि 500 ईसा पूर्व से लेकर के बच्चे जो है क्या कहते हैं, एक शताब्दी से लेकर के 1 ईस्वी से लेकर के बच्चे 1 ईस्वी से लेकर के 500 ईस्वी तक का जो समय रहा था वह समय आपके प्राकृत भाषा की रही थी। और 500 ईस्वी के बाद जो समय आया वह समय किसका था बच्चे, तो वह आपके जो है अपभ्रंश भाषा का समय था, जो कि आधुनिक आर्य भाषा के पहले का समय था। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ पर तो आप आराम से कह सकते हो कि इस भाषा को जो है बच्चे काफी सारे विद्वानों के द्वारा अपभ्रंश भाषा को संधिकालीन भाषा कहा गया है, क्योंकि संधि तो देख रहे हो ना, संधि कहाँ कहाँ हो रहा है, प्राकृत भाषा में और प्राकृत भाषा के साथ साथ जो है आधुनिक भाषा में, ठीक है, आधुनिक आर्य भाषा में, इस दोनों के बीच में संधि देखने को मिलती है। तो इन दोनों के संधि के लिए जो है इसे संधिकालीन भाषा की संज्ञा भी दी जाती है। आगे देखेंगे तो आपका जो ये अपभ्रंश शब्द है, अपभ्रंश शब्द का प्यारे बच्चे सबसे पहला प्रयोग जो है पतंजलि के महाभाष्य में किया गया है। पतंजलि के महाभाष्य नाम की एक रचना है, उस रचना में प्यारे बच्चे जो है अपभ्रंश शब्द का सबसे पहला प्रयोग किया गया है। आपको याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। आगे अपभ्रंश भाषा में मुख्य रूप से जो है क्या किया गया, तो इसको 7 भागों में बांट दिया गया, जिससे काफी सारे आधुनिक भाषा का विकास होता है, काफी सारी उपभाषाएं देखने को मिलती है। आइए उन सातों भेदों को जानते हैं। जैसे कि देखिए सबसे पहला आपका सौरसेनी भाषा आ जाता है। सौरसेनी भाषा से यहाँ पर देखने को मिलता है कि पश्चिम क्षेत्रों में, भारत के पश्चिमी क्षेत्रों में जो हिंदी बोली जाती है उसका विकास होता है। फिर राजस्थान की भाषा जो कि राजस्थानी है, राजस्थानी का विकास होता है। फिर इसके बाद जो है गुजरात में बोली जाने वाली भाषा गुजराती भाषा का विकास होता है।
आगे दूसरा नंबर जो है आपका 85 भाषा। 85 भाषा में प्यारे बच्चे जो है आपका लहंदा भाषा और पंजाबी भाषा का विकास होता है ना। 85 भाषा के अंतर्गत क्या होता है बच्चे, लहंदा और पंजाबी भाषा का क्या होता है, विकास होता है। इसके बाद ब्राचर भाषा में भाई साहब आपके सिंधी भाषा, ठीक है, ब्राचर भाषा जो कि किसके नाम से, सिंधी भाषा के नाम से जाना जाता है। फिर अगला जो है आपका खस भाषा। खस भाषा जिसे पहाड़ी भाषा के नाम से जानते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में जैसे कि हिमाचल प्रदेश हो गया, नेपाल वगैरह वाला क्षेत्र हो गया बच्चे, है ना, तो उन सभी क्षेत्रों में जो है पहाड़ी भाषाएं बोली जाती है जो कि खस भाषा के अंतर्गत आता है। इसके बाद महाराष्ट्रीय भाषा से जो है मराठी भाषा का विकास होता है। मगधी भाषा से जो है बिहारी भाषा का, बांग्ला भाषा का, असमिया भाषा का, उड़िया भाषा का, इन सभी भाषा का जो विकास होता है वह मगधी भाषा से देखा जाता है। इसके बाद जो भी अर्ध मगधी भाषा थी जिसमें आपको पूरब के क्षेत्रों में, भारत के पूरब क्षेत्रों में जो हिंदी बोली जाती है वह आपके जो है अर्ध मगधी भाषा का भाग था, समझ गए ना। तो इस तरीके से ये 7 भाग जो है आपके किसके हो जाते हैं बच्चे, तो अपभ्रंश भाषा के हो जाते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये सारा चीज अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार बच्चे आप लोग कमेंट करके बताना। तो इस तरीके से बच्चे जो है आपके क्या हो जाते हैं, मध्यकालीन आर्य भाषा का समय जो है ये खत्म हो जाता है अपभ्रंश भाषा के साथ। इसके बाद शुरू होता है आपके आधुनिक आर्य भाषा का समय। अब आधुनिक आर्य भाषा का जो समय रहा था प्यारे बच्चे, आधुनिक आर्य भाषा का जो समय रहा था यह आपके 1000 ईस्वी से लेकर के अब तक का जो समय है वह समय आधुनिक आर्य भाषा के नाम से जाना जाता है, समझ गया ना। चलिए आगे देखेंगे तो आपकी जो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा है इसका विकास जो है ऐसा माना जाता है कि अपभ्रंश भाषा से हुआ है। कौन से भाषा से बच्चे, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का विकास जो है अपभ्रंश भाषा से हुआ है। और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा से हमारा क्या अभिप्राय है, इसके अभिप्राय को समझेंगे तो देखिए, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा कहने का मतलब है कि 1947 ईस्वी से पहले, मतलब जिस समय हमारा भारत आजाद होता है उस समय से पहले हमारा भारत तो अविभाजित था। मतलब भारत के क्षेत्रों में बहुत सारे जो है ऐसे क्षेत्र थे, जैसे पाकिस्तान का क्षेत्र हो गया, जैसे मान लीजिए आपका जो है यहाँ पर क्या कहते हैं, तो पाकिस्तान के साथ साथ जो है आपका अफगानिस्तान हो गया, है ना, पाकिस्तान के बाद जो है अफगानिस्तान, इसके बाद जो है आपका नेपाल वाला क्षेत्र हो जाता है, भूटान वाला क्षेत्र हो जाता है, बांग्लादेश हो जाता है बच्चे, है ना। ये सब क्षेत्र जो है आपके भारत के अंतर्गत आता था। तो इन सभी की समाविष्टि जो है आपके आधुनिक समय में 1947 से पहले देखा जाता था। और इन सभी क्षेत्रों में जो भाषाएं थी वह आपके 1000 ईस्वी से लेकर के उसके बाद जो भाषाएं बोली जाती थी वह भाषा जो है आधुनिक आर्य भाषा के नाम से जाना जाता था, ठीक है। कुछ विद्वान तो ऐसा मानते हैं बच्चे कि यह जो है भारत के साथ साथ जो है श्रीलंका, बर्मा, इन सभी क्षेत्रों में जो है आपके आधुनिक आर्य भाषा का विकास देखा जाता है। वैसे अगर बात करें तो अंग्रेज के आने से पहले जो है यह सब प्रदेश जो है भारत के अंग हुआ करते थे, जिसके कारण जो है बच्चे क्या थे, तो इन सभी जगहों पर जो है आपके आधुनिक आर्य भाषा का प्रयोग देखने को मिलता था। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का जो सबसे पहला वर्गीकरण किया गया किसके द्वारा किया गया, वैसे तो इसके वर्गीकरण की बात करते हैं तो इसके वर्गीकरण को लेकर जो है काफी सारे विद्वानों ने अपना मत दिया है, सभी ने अलग अलग प्रकार से जो है इसका वर्गीकरण किया है। तो हमें उतने ज्यादा वर्गीकरण को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जिन्होंने पहली बार इसका वर्गीकरण किया हम उसको सिर्फ पढ़ लेते हैं, बस आपका कहानी खत्म हो जाएगा। तो आधुनिक भारतीय आर्य की जो भाषाएं हैं इसको सबसे पहली बार जो है बच्चे किसके द्वारा वर्गीकृत किया गया, तो आप कहोगे सर डॉक्टर AFR हर्नल के द्वारा। किसके द्वारा बच्चे, आर हर्नले के द्वारा जो है इसको क्या किया गया, सबसे पहली बार जो है वर्गीकृत किया गया। जिसने क्या किया, तो 1880 ईस्वी में इसका वर्गीकरण करते हुए इसे 4 भागों में बांट दिया। कितने भाग में बच्चे, आप कहोगे गुरुजी 4 भागों में बांटा। वो 4 भाग कौन कौन सा है, पहला है आपका पूर्वी गौड़ियन, दूसरा है पश्चिमी, तीसरा है उत्तरी, इसके बाद जो है चौथा है आपका दक्षिणी गौड़ियन। देखो इसमें कई सारी आपको जो है भाषाएं देखने को मिलेगी। जैसे कि पूर्वी गौड़ियन में आप देखोगे कि पूर्वी क्षेत्र में जो हिंदी बोली जाती है, इसके बाद बांग्ला भाषा जो है आपका, असमी भाषा जो है और उड़िया भाषा जो है, ये 4 भाषाओं का जो विकास क्रम है आपके पूर्वी गौड़ियन भाषा के अंतर्गत देखने को मिलता है। इसके बाद जो पश्चिमी गौड़ियन क्षेत्र है, पश्चिमी गौड़ियन भाषाएं हैं, उसके अंतर्गत आप देखोगे कि पश्चिमी के क्षेत्र में, भारत के पश्चिम क्षेत्र में, ये जो इधर इस साइड वाला एरियाज है, इस एरियाज में प्यारे बच्चे जो हैं जो भी हिंदी बोली जाती है वह पश्चिमी गौड़ियन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसके बाद इधर ही आपका राजस्थान हो जाता है तो राजस्थानी भाषा, इसके बाद इधर ही आपका जो है गुजरात हो जाता है ना, इधर ही आपका क्या हो जाता है बच्चे, गुजरात हो जाता है इस आसपास में, है ना। जब भारत का मैप बनाइएगा तो वहां पर आप देखिएगा कि इस आसपास में आपका गुजरात, इस आसपास में आपका जो है राजस्थान हो जाता है, फिर इस आसपास में जो है आपका पंजाब हो जाता है,
समझ गए ना, सिंध प्रदेश आपका इस साइड देखने को मिलता है, समझ गए ना। तो यहाँ पर आपके जो है इन सभी भाषाओं का विकास जो है पश्चिमी गौड़ियन के अंतर्गत देखने को मिल जाता है। आगे उत्तरी गौड़ियन की बात करेंगे बच्चे, तो उत्तरी गौड़ियन में आप देखोगे उत्तर वाला ये इधर का एरिया है, जिसमें आप देखोगे कि गढ़वाली भाषा का, या फिर कहे तो इधर आपका नेपाल वाला क्षेत्र हो जाता है, या कहे तो आप पहाड़ी, है ना, पहाड़ी भाषाओं का। तो इन सभी भाषाओं का विकास जो है बच्चे आपके जो है उत्तरी गौड़ियन के अंतर्गत, और दक्षिणी गौड़ियन के अंतर्गत आप देखोगे कि सर मराठी भाषा का जो है विकास देखने को मिलता है। तो इस तरीके से बच्चे जो है आप लोग आधुनिक आर्य भाषाओं के बारे में जानकारी रख सकते हैं। मैं उम्मीद करूंगा आपको आधुनिक आर्य भाषा के बारे में जो मैंने बताया है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब देखिए इस तरह से जो है आपका क्या हो जाता है बच्चे, टॉपिक खत्म हो जाता है। जो आज हमें टॉपिक करना था वो टॉपिक क्या हो गया बच्चे, वह बिल्कुल क्लियर। ठीक है, एक बार आप लोग कमेंट करके बताना बच्चे कि जो मैंने आज आपको टॉपिक कराया है, जैसे कि भारत में लिपि का विकास क्रम क्या रहा, है ना, अलग अलग प्रकार के लिपि के बारे में पढ़ाया, जैसे कि आपका ब्राह्मी लिपि हो जाता है, जैसे कि आपका खरोष्ठी लिपि हो जाता है ना, इसके बाद जो है आपका पाली लिपि है, प्राकृत लिपि है, संस्कृत भाषाएं हैं, अभ्भट भाषाएं हैं, उन सभी के बारे में पढ़ाया। इसके बाद आपने देखा कि भारत में भाषा का विकास कैसे हुआ, ठीक है, इसके बारे में पढ़ाया, भाषा के विभिन्न अंगों के बारे में आपको पढ़ाया गया, समझ गए ना। तो आप लोग कमेंट करके बताना बच्चे आपको क्लास आज की कैसी लगी, आपको चीजें अच्छे से समझ में आई या नहीं आई। अगर चीजें आपको अच्छे से समझ में नहीं आती है, क्योंकि हिस्ट्री है, हर किसी को एक बार में समझ में नहीं आने वाला है, तो जब चीजें आपको एक बार में समझ में नहीं आती है तो आप इसे कम से कम 1 से 2 बार देखिए, ध्यान से इसको नोट करिए, नोट करने के बाद जो है खुद से इसको लिख करके पढ़िए, तो आपको चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएगा। समझ में आई बात। चलिए, अगर इतना चीज आपको क्लियर है तो बस आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा, हमारा सेशन को लाइक नहीं किए बच्चे, लाइक कर लेना, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, साथ में अपने सभी फ्रेंड्स को भी जरूर शेयर कर देना ताकि सारे बच्चे जो है क्लास को ज्वाइन कर सके और इस क्लास का फायदा ले सके। विशेष मुलाकात करेंगे आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।